हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मैक्स मंगा एक्सप्लेन में। आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कहानी अब पहुंच चुकी है नॉर्दर्न प्लेन्स की ठंडी हवाओं में, जहां हर कदम पर सर्वाइवल ही स्ट्रैटेजी है और हर दोस्ती के पीछे छुपी है एक कैलकुलेशन। एक वक्त था जब चांग शान यिन, जिसे दुनिया वुल्फ किंग के नाम से जानती थी, सिर्फ एक लेजेंड बनकर रह गया था। पर अब वो फिर से लौटा है, अपने पुराने नाम और नए इरादों के साथ। जी ट्राइब मुश्किल में है, मैन ट्राइब का दबदबा बढ़ चुका है। और तभी धुंध से निकलता है एक आदमी, चांग शान यिन, अपने हजारों वुल्फ्स के साथ। उसकी एंट्री ऐसी है जैसे कोई पुराना योद्धा बैटलफील्ड पर दोबारा जन्म ले रहा हो। लड़ाई शुरू होती है। आयरन आर्मर्ड वुल्फ्स आगे बढ़ते हैं, लाइटनिंग वुल्फ्स किनारों से हमला करते हैं और पीछे से स्नो वुल्फ सपोर्ट देते हैं। हर मूव, हर कमांड फैंग युआन की कोल्ड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। मैन ट्राइब टूट जाती है, रिट्रीट करती है और जी ट्राइब खुशी में झूम उठती है। लेकिन जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। फैंग युआन के मन में चल रही है एक गहरी प्लानिंग। रिसोर्सेज, ट्रस्ट, मैनिपुलेशन, हर अलायंस उसके लिए एक टूल है और हर विक्ट्री सिर्फ एक स्टेप है आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ मन तो अपनी हार से जल उठा है। अब वो रिवेंज की तैयारी में है और उसकी नज़र सिर्फ एक नाम पर है, चांग शान यिन। जी ट्राइब जश्न मना रही है, पर फैंग युआन की निगाहें सब पर टिकी हैं। उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, उनके सीक्रेट्स वो जानता है। असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि शांति हमेशा तूफान से पहले आती है। ये है रेवरेंड इंसैनिटी का सबसे इंट्रीगिंग फेज, जहां बैटलफील्ड, पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन तीनों एक साथ खेल में हैं। फैंग युआन अब सिर्फ एक लेजेंड नहीं, बल्कि नॉर्दर्न प्लेन्स की चेसबोर्ड पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ आओ, इस सुगंधित चावल के केक का स्वाद लो। चाय बेचो, यह है सबसे उम्दा ब्रिक टी। अरे आ जाओ, सुपरिवार का कुमिस है, 10 साल पुराना ब्रांड। जो एक बार पी लेगा वो खुद समझ जाएगा। चारों तरफ छोटे छोटे ठेले लगे थे। कोई खाने की चीजें बेच रहा था, कोई कपड़े तो कोई हथियार। अलग अलग खुशबुएं हवा में घुली हुई थीं और इधर उधर से मोलभाव की आवाजें, पुकारें, बच्चों की हंसी, सब मिलकर एक जबरदस्त मेले का माहौल बना रहे थे। फैंग युआन भीड़ के बीच चल रहा था। इतनी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छू जाए। चारों तरफ त्योहार जैसा उत्साह फैला हुआ था। वहां सिर्फ खाना ही नहीं, कपड़े भी बिक रहे थे। साधारण भेड़ की खाल से बनी पोशाकें, कुत्ते की खाल की बनी और उससे महंगी बैल की खाल की बनी पोशाकें भी थीं। कुछ खूबसूरत लोमड़ी की बर्फ जैसी सफ़ेद पोशाकें भी थीं और कुछ भेड़िए की खाल से बनी जो अंदर लोहे के टुकड़ों से सजी थीं, जिन्हें आमतौर पर वॉरियर पहना करते थे। बच्चे खाने की दुकानों पर मज़े कर रहे थे, मर्द हथियारों की दुकानों पर मोलभाव में लगे थे और औरतें रत्न, मोती, सोने चांदी के गहनों को चुनने में व्यस्त थीं। भीड़ के बीच से चलते हुए फैंग युआन की नज़र एक बड़े खुले मैदान पर पड़ी। वहां लकड़ी के बड़े बड़े पिंजरे रखे थे, जिनमें इंसान बंद थे। पिंजरों के बाहर कुछ खास ग्यू मास्टर्स पहरा दे रहे थे और एक मोटा आदमी गला फाड़कर चिल्ला रहा था, गुलाम बेचो, गुलाम बेचो। 5 मर्द गुलाम, आधे प्राइमीवल स्टोन में। फैंग युआन ने बस एक नज़र डाली और समझ गया कि ये उत्तरी मैदान का मशहूर स्लेव ट्रेड है। ये सब वो लोग थे जिनकी जातियां लड़ाइयों में हार गई थीं। जिंदा पकड़े जाने के बाद उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी और अब वे एक माल बन चुके थे। पिंजरों के अंदर कुछ नंगे दुबले बच्चे थे, कुछ झुके सिरों वाले आदमी जिनके हाथों में लोहे की जंजीरें पड़ी थीं और कुछ औरतें भी थीं। वो मोटा आदमी बहुत देर तक चिल्लाता रहा। उसके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन लोग बस तमाशा देख रहे थे। फिर उसने चाल चली। उसने पिंजरा खोला और एक औरत को बाहर खींच लाया, जिसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। वो चिल्लाया, देखो, ये है ऊंची किस्म की औरत। इतना कहते हुए उसने औरत के फटे कपड़े फाड़ दिए, उसके सीने को सबके सामने उजागर कर दिया। देखो, कितने भरे हुए सीने हैं इसके। फिर उसने औरत को पलटकर उसका पिछला हिस्सा थपथपाया। देखो, कितना बड़ा शरीर है इसका, कितने बच्चे जन सकती है। घर ले जाओ, बच्चा भी पैदा करेगी और खेतों में मेहनत भी करेगी। उस पूरी प्रक्रिया में उस औरत का चेहरा एकदम सुन्न था। वो एक लकड़ी की गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे कोई भी अपनी मर्जी से घुमा सकता है। मोटे आदमी की इस हरकत पर आखिर भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। किसी ने पूछा, इसकी क्या कीमत रखी है? मोटे ने 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, 3 टाइल प्राइमीवल स्टोन, बस 3 टाइल। 3 टाइल प्राइमीवल स्टोन, आधे टुकड़े जितना भी नहीं। पर वो आदमी जो पूछ रहा था झल्लाकर बोला, क्या 3 टाइल? ये तो लूट है। 2 टाइल और जोड़ लूं तो एक बड़ी पेट वाली घोड़ी खरीद लूं, वो ज्यादा काम की होगी। मोटे आदमी का चिकना चेहरा झट से लाल पड़ गया। उसने जमीन पर थूका और बोला, हरामखोर, औरत खरीदेगा तो बिस्तर में भी सवारी कर लेगा और बच्चे भी पैदा करेगी।
वो बड़ी पेट वाली घोड़ी तेरे लिए बच्चे पैदा करेगी क्या? अगर खरीदना नहीं है तो भाग यहां से। वो मोटा आदमी रैंक 1 का गू मास्टर था और जो उससे भिड़ा वो एक आम मॉर्टल। वो डर के मारे सिर झुकाकर चुपचाप भीड़ में गुम हो गया। फैंग युआन ने कुछ देर तक दिलचस्पी से देखा, फिर नजर हटा ली। मोटे आदमी के बेचने वाले गुलाम तो आम लोग थे, इसलिए उनकी कीमत बहुत कम थी। पर अगर वही वेरिएंट ह्यूमंस बेचता तो ज्यादा दाम मिलता, और अगर किसी जू मास्टर को बेच दे तो वो सबसे महंगा स्लेव कहलाता। इन गुलामों को देखकर फैंग युआन को एमे होंग यूं की याद आ गई। वो इंसान जन्म से ही एक स्लेव था, लेकिन किस्मत ने उसे आसमान तक पहुंचा दिया। पहले एक गुलाम की तरह उसने युद्ध में हिस्सा लिया। जब उसका ट्राइब हार गया तो भागते हुए उसने संयोगवश अपने यंग ट्राइब लीडर की जान बचाई। इस बड़े काम के बदले उसे एमे उपनाम दिया गया और उसकी गुलामी खत्म कर दी गई। वो एमे ट्राइब में एक सामान्य मॉर्टल बन गया। रोजी रोटी के लिए वो शिकार पर निकलता था, लेकिन उसके कौशल बहुत कमजोर थे, इसलिए कुछ कमा नहीं पाता। एक दिन जब लौट रहा था तो पत्थर से ठोकर लगी। उसने गुस्से में वो पत्थर फेंका और नीचे से एक वाइट सिल्वर रेलिक ज्यू निकला। उसने वो अपने ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर को दे दिया। वो लीडर उसी ज्यू की तलाश में था, इसलिए बेहद खुश हुआ। उसने मा होंग यून को इनाम दिया और उसे कल्टिवेट करने का अवसर भी दे दिया। मा होंग यून ने अपना एपर्चर खोला और उसकी एप्टीट्यूड बी ग्रेड की निकली। मगर उसके पास कोई उपयोगी गू वर्म नहीं था, इसलिए दूसरे गू मास्टर्स उसे तंग करते रहते थे। एक बार तो उसे नदी में भी फेंक दिया गया। मा होंग यून तैरना नहीं जानता था, बहुत सारा पानी पी गया और नदी के साथ बहने लगा। नीचे की ओर शेंग ट्राइब लीडर की तीसरी बेटी शेंग लिंग नदी में नहा रही थी। मा होंग यून ने उसे देख लिया, और शेंग ट्राइब के नियमों के अनुसार जिसने भी किसी औरत को नहाते देखा उसे उससे शादी करनी पड़ती थी। इस तरह शेंग ट्राइब की खूबसूरत जीनियस फीमेल गू मास्टर उसकी पत्नी बन गई। शेंग लिंग ने मा होंग यूं की हर संभव मदद की। उसके पास कभी गू वर्म्स या प्राइमीवल स्टोन्स की कमी नहीं रही। यहां तक कि उसने अपने ट्राइब से चोरी करके एक प्रेशस गू चुराया, जिससे मा होंग यून की एप्टीट्यूड बी से बढ़कर ए ग्रेड हो गई। जब ये बात सामने आई, शेंग ट्राइब लीडर अपनी बेटी की शादी उस गरीब से नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से एक एक्सपर्ट को भेजा कि वो मा होंग यून को मार दे। लेकिन वो एक्सपर्ट रास्ते में किसी और से भिड़ गया और खुद मारा गया। इस तरह मा होंग यून और शेंगलिंगर पति पत्नी बन गए और ट्राइब में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। लेकिन शेंग ट्राइब के लोग उनसे जलने लगे और उनके खिलाफ गुप्त साजिशें रचने लगे। वो मजबूर होकर पॉइजन ग्रासलैंड की तरफ भागा, और जब पॉइजन बियर्ड वुल्व्स उसे मार डालने वाले थे तभी उसकी मुलाकात चांगशन यिन से हुई। चांगशन यिन ने उसे बचा लिया और उस दिन के बाद से वो उसका वफादार बन गया। ऐसे ही कई बार उसकी किस्मत इतनी जबरदस्त रही कि धीरे धीरे मा होंग यून उठता गया और आखिर में इंपीरियल कोर्ट का लॉर्ड बन बैठा। हे लू लैन की मौत के बाद उसने 100 से भी ज्यादा सालों तक इंपीरियल कोर्ट पर राज किया और दर्जनों बार वो वहां का ओवरलॉर्ड कहलाया। बाद में उसे थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की कुछ पार्शियल इनहेरिटेंसेस मिली और वो खुद एक गू इमॉर्टल बन गया। यहां तक कि एक गू मास्टर ने उसे ब्लेस्ड लैंड भी दी। जब पूरी दुनिया युद्धों और संघर्षों में उलझी हुई थी, मा होंग यून नॉर्दर्न प्लेन्स के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ग्रैंड आर्मी का सामना किया और चारों तरफ अपनी जबरदस्त रेपुटेशन फैला दी। इस समय मा होंग यून करीब 13 साल का होना चाहिए। अफसोस, मुझे उसकी असली पहचान का पता नहीं है। मा होंग यून नाम उसे तब मिला जब उसने मा ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर को बचाया था। मा ट्राइब जायंट सन की छोड़ी हुई हुआंगजिन ब्लड लाइन का हिस्सा है। इंपीरियल कोर्ट के लिए लड़ाई करने के मकसद से वो पिछले कुछ सालों से लगातार फैल रहे हैं और कई छोटी छोटी ट्राइब्स के सदस्यों को अपने में मिला रहे हैं। सोचता हूं, क्या मा होंग यून अब तक मा ट्राइब का स्लेव बन चुका होगा? फैंग युआन ने ये सोचते हुए अपने विचार समेटे और खुद को एक गैम्बलिंग दे के बाहर पाया। दरवाजे पर 2 लाइनें लिखी थीं। बाईं तरफ लिखा था हिम्मत दिखाओ, चारों मौसम की किस्मत पाओ। दाईं तरफ लिखा था हुनर दिखाओ, चारों दिशाओं की दौलत कमाओ। ऊपर एक लाइन में लिखा था किस्मत वक्त के साथ बदलती है। वो गैम्बलिंग डे बहुत मशहूर थी, भीड़ लगी थी। फैंग युआन को देखकर दिल में हलचल हुई। मेरे अनुभव से तो मैं यहां थोड़ा बहुत कमा सकता हूं, ये सोचकर फैंग युआन मुस्कराया और मा होंग यूं को याद किया। वो लड़का जिसकी किस्मत हद से ज्यादा चमकीली थी, एक बार किसी ने उसे धोखे से सबसे घटिया क्वालिटी का पत्थर दिया था, लेकिन उस बेकार पत्थर में से ही उसने रैंक 5 का जीयू निकाल लिया था। फैंग युआन के पास अभी कुछ जरूरी काम थे, इसलिए उसने गैम्बलिंग डे में जाने का इरादा टाल दिया। वो वहां से आगे बढ़ गया और बाजार के केंद्रीय इलाके में पहुंचा। यह हिस्सा बाकी जगह से कहीं शांत था, लोगों की आवाजाही कम थी और जो भी लोग दिख रहे थे वो ज्यादातर ज्यू मास्टर्स थे। अगर कहीं कोई मॉर्टल दिखता भी तो वो किसी गू मास्टर का अटेंडेंट होता।
सिर झुकाकर सामान उठाए उसके पीछे चलता। और हाँ, कुछ यंग मास्टर्स और यंग लेडीज भी दिख रही थीं जो अभी अपनी एपर्चर नहीं जागृत कर पाए थे। भले ही वहां कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन मॉर्टल्स और गू मास्टर्स के इलाके के बीच एक साफ फर्क महसूस होता था। ताकत का फर्क ही एक अदृश्य दीवार की तरह था जिसने दोनों वर्गों को बांट रखा था। फैंग युआन तेज कदमों से चलता रहा और जहां भी गया, गू मास्टर्स उसे देख इज्जत और आदर से रास्ता छोड़ते। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। ये रैंक 4 एक्सपर्ट यहां क्या कर रहा है? इसका चेहरा तो जाना पहचाना नहीं लग रहा, लगता नहीं आसपास की किसी बड़ी ट्राइब का है। सावधान रहो, जब भी मार्केट खुलती है कुछ डिमोनिक ग्यू मास्टर्स अपने लूटे हुए माल को बेचने आ जाते हैं। रैंक 3 और रैंक 4 में बहुत बड़ा फर्क था। रैंक 3 वाले लोग किसी ट्राइब के सहारे की तरह होते थे, ज्यादातर बड़े ट्राइब्स के एल्डर्स इसी स्तर के होते थे। मगर रैंक 4 वाले सच्चे एक्सपर्ट्स माने जाते थे, ज्यादातर ट्राइब लीडर्स इसी स्तर के होते थे और वो बिना किसी रोक टोक के पूरे मॉर्टल रेल्म में घूम सकते थे। रैंक 4 के शुरुआती स्तर की ऑरा ही इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके हर कदम पर लोगों की नजरें ठहर जाती हैं। आदर, जिज्ञासा या फिर हल्की सी घबराहट, सब कुछ उसके आसपास की हवा में महसूस हो रहा था। यहां पूरा इलाका सिर्फ जू मास्टर्स के व्यापार के लिए बना था। वहां एक गू रिफाइनमेंट क्षेत्र भी था जहां गू रिफाइनमेंट की सेवाएं दी जाती थीं, साथ ही रेसिपीज का व्यापार भी होता था। फैंग युआन के पास वुल्फ एन्स्लेवमेंट गू की रेसिपी नहीं थी, तो उसने कुछ लेन देन किए और रैंक 1 से रैंक 3 तक की वुल्फ एन्स्लेवमेंट गू की रेसिपीज खरीद लीं। रैंक 4 की रेसिपी कुछ बड़ी ट्राइब्स के पास थी, वो मार्केट में शायद ही कभी दिखाई देती थी। इसके बाद फैंग युआन एक रेस्टोरेंट गया, लेकिन वहां उसे कोई टॉप क्वालिटी वाइन नहीं मिली। फिर वो सबसे बड़े शॉप की तरफ गया। एस्टीम्ड एक्सपर्ट, आपका हमारे शॉप में स्वागत है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। शॉपकीपर खुद रैंक 3 का एल्डरली गू मास्टर था और वो खुद फैंग युआन से मिलने बाहर आया। मुझे बड़ी संख्या में वुल्फ एन्स्लेवमेंट गू चाहिए, फैंग युआन ने सीधा अपना काम बताया। जी, कृपया मेरे साथ चलिए। बुजुर्ग उसे ऊपर तीसरी मंजिल पर बने एक सुंदर कमरे में ले गया। कुछ बार्गेनिंग के बाद फैंग युआन ने 5 रैंक 3 वुल्फ एन्स्लेवमेंट गू और 38 रैंक 2 वुल्फ एन्स्लेवमेंट गू खरीद लीं। शॉपकीपर अपने हाथ रगड़ते हुए मुस्कुराया, उसे समझ आ गया था कि आज वो किसी बड़े ग्राहक से मिला है। एस्टीम्ड कस्टमर, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइए। क्या तुम्हारे पास डिफेंसिव ज्यू हैं? फैंग युआन ने पूछा। बुजुर्ग ने लंबी लिस्ट सुनाई, मगर फैंग युआन सिर हिलाता गया। एक रैंक 4 ज्यू तो था, लेकिन वो उसके एन्स्लेवमेंट पाथ के हिसाब से सही नहीं बैठता था। बाकी सारे ज्यू वर्म्स साधारण थे। फिर फैंग युआन ने फ्लाइंग ज्यू के बारे में पूछा। फ्लाइंग ज्यू बहुत कम मिलते थे, क्योंकि उन्हें सीखना बहुत कठिन था। आमतौर पर सिर्फ बड़ी ट्राइब्स के उत्कृष्ट सदस्य ही बचपन से इस पर अभ्यास करते थे, और उनके पास रिसोर्सेज होते थे, इसलिए उन्हें फ्लाइंग ज्यू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाकी ज्यू मास्टर्स में से बहुत कम लोग फ्लाइंग ज्यू सीखने की कोशिश करते थे। शॉपकीपर गर्व से बोला, कस्टमर, आप सही जगह आए हैं। इस पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे शॉप में रैंक 4 फ्लाइंग क्लाउड ज्यू है। लेकिन फैंग युआन ने सिर हिला दिया। फ्लाइंग क्लाउड ज्यू ऊंचाई पर तो उड़ सकता था, लेकिन उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत खराब थी और गति भी साधारण थी। ये उन ज्यू मास्टर्स के लिए ठीक था जिन्हें उड़ान का सही ज्ञान नहीं होता। फैंग युआन के लिए तो रैंक 3 ईगल विंग्स गू ही बेहतर था, जो हवा में आसानी से मुड़ सकता था और ज्यादा कारगर था। उसने एक ईगल विंग्स गू खरीदी और फिर बोन बैम्बू गू और गोस्ट फायर गू के बारे में पूछा। ये दोनों जीयू उसे रैंक 5 बैटल बोन व्हील की मरम्मत के लिए चाहिए थे। दुकान में रैंक 2 गोस्ट फायर ग्यू तो बहुत थे, लेकिन रैंक 1 बोन बैम्बू ग्यू बिल्कुल नहीं था। शॉपकीपर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कस्टमर, माफ कीजिएगा, सारे बोन बैम्बू गू तो मैन ट्राइब के नए एक्सटर्नल ट्राइब एल्डर ने खरीद लिए हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी भी शॉप में अब वो नहीं मिलेंगे। ओह, ये कौन व्यक्ति है? फैंग युआन की आंखों में हल्की चमक उभरी। मन ट्राइब के पास होंगयान वैली थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई युद्ध जीते थे और काफी तेजी से विस्तार किया था। नॉर्दर्न प्लेन्स सदर्न बॉर्डर से बिल्कुल अलग था। सदर्न बॉर्डर में जंगल और पहाड़ों का इलाका था। वहां रक्षा करना आसान था, लेकिन हमला करना मुश्किल। लंबी दूरी तय करने में बहुत खर्च होता था। इसलिए सदर्न बॉर्डर के क्लैन ज्यादातर आत्मविकास पर ध्यान देते थे, धीरे धीरे जमा करते, स्थिरता से बढ़ते और अपने ब्लड लाइन को शुद्ध रखते थे। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स एक विशाल घास का मैदान था। यहां लगातार युद्ध और विजय चलते रहते थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के ट्राइब बहुत तेजी से उठते थे, लेकिन उतनी ही तेजी से गिर भी जाते थे। कुछ जीतों से एक छोटा ट्राइब मध्यम आकार का बन सकता था और फिर बड़े ट्राइब में बदल सकता था। लेकिन एक हार उस बड़े ट्राइब को तोड़कर फिर से छोटे छोटे ट्राइब में बांट देती थी।
मैन ट्राइब ने हाल ही में शी ट्राइब को अपने में मिला लिया था और शी ट्राइब का एल्डर शीवू अब मैन ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर बन गया था। वो बोन पाथ का गू मास्टर था। वही बाजार में सारे बोन बैम्बू ग्यू खरीद रहा था, ये कहकर कि वो किसी नए गू रेसिपी पर रिसर्च कर रहा है। फैंग युआन ने उस आदमी का नाम अपने मन में नोट कर लिया और फिर शॉपकीपर से सोल पाथ और स्ट्रेंथ पाथ के ग्यू वर्म्स के बारे में पूछा। शॉपकीपर बोला, मेरे पास रैंक 1 जिन स्ट्रेंथ ग्यू है, इससे किसी गू मास्टर की ताकत 1 जिन बढ़ जाती है। हर गू की कीमत 220 प्राइमीवल स्टोन्स है। मेरे पास रैंक 2 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जिन गू भी है, जो 10 जिन ताकत बढ़ाता है, इसकी कीमत 690 प्राइमीवल स्टोन्स है। इसके अलावा रैंक 3 जन स्ट्रेंथ जू भी है, 1 जन 30 जिन के बराबर होता है। हर गू की कीमत 4550 प्राइमीवल स्टोन्स है। हालांकि मेरे पास रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू अभी नहीं है, लेकिन अगर ग्राहक को चाहिए तो मैं मंगवा सकता हूं। हर स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू की कीमत 36,000 प्राइमीवल स्टोन्स पड़ेगी। शॉपकीपर एक के बाद एक दाम बताता गया, उसे ये रटे हुए थे। फिर उसने कहा, ये तो सिर्फ जिन स्ट्रेंथ ज्यू और जन स्ट्रेंथ ज्यू हैं। अगर ग्राहक स्ट्रेंथ पाथ पर चलना चाहते हैं और 20 स्ट्रेंथ ग्यू चाहिए तो हमारे पास वुल्फ स्ट्रेंथ ग्यू भी है। इससे आपको भेड़िए जैसी ताकत मिलती है, स्टैमिना और सहनशक्ति दोनों बढ़ती हैं। हमारे पास हॉर्स स्ट्रेंथ ज्यू भी है, जिससे घोड़े जैसी ताकत मिलती है, दौड़ने में सबसे उपयोगी। पहले फैंग युआन एंशिएंट स्ट्रेंथ पाथ पर चलने के लिए 20 स्ट्रेंथ ग्यू इस्तेमाल करता था, लेकिन जिन स्ट्रेंथ ज्यू और जिन स्ट्रेंथ ज्यू पिछले कुछ सौ सालों में बने नए और लोकप्रिय विकल्प थे। भले ही स्ट्रेंथ पाथ अब कमजोर और पुरानी महिमा खो चुका था, पर फिर भी उस पर सुधार होता जा रहा था। इस विकास का श्रेय एक प्रसिद्ध रैंक 7 गू इमॉर्टल को जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स के चू डू को, जिसे लोग डोमिनेशन इमॉर्टल कहते थे। वही पहला व्यक्ति था जिसने जिन स्ट्रेंथ गू और जुन स्ट्रेंथ गू बनाए और रैंक 6 इमॉर्टल गू स्ट्रेंथ ऑफ 1000 जुन को रिफाइन किया। 1 जून 30 जिन के बराबर होता है और 1000 जून 30,000 जिन। धरती की एक प्रसिद्ध कथा में विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा का जिंगू बैंग सिर्फ 13,500 जिन का था और लैंगशेन का 3 पॉइंटेड डबल एज्ड लांस 25,200 जिन का था। चू डू ने लगभग 300 साल पहले गू इमॉर्टल का दर्जा पाया था। उसने जो रेसिपी रिफाइन की थी वो बहुत तेजी से फैल गई और नॉर्दर्न प्लेन्स में स्ट्रेंथ पाथ की मुख्य शाखा बन गई। पुराने समय का स्ट्रेंथ पाथ बीस्ट स्ट्रेंथ गू पर निर्भर करता था, जैसे ग्रीन बुल स्ट्रेंथ गू, बियाओ स्ट्रेंथ गू, ड्रैगन स्ट्रेंथ गू आदि। लेकिन प्राचीन समय की वो सामग्री अब बहुत दुर्लभ हो चुकी थी, जिससे ग्यू रिफाइन करने की लागत बहुत ज्यादा थी। डोमिनेशन इमॉर्टल चू ड्यू की रेसिपी इसलिए श्रेष्ठ थी क्योंकि उसकी सामग्री आसानी से मिल जाती थी, लागत कम थी और रिफाइनमेंट की सफलता दर बीस्ट स्ट्रेंथ गू से कहीं अधिक थी। नॉर्दर्न प्लेन्स शायद वो जगह थी जहां स्ट्रेंथ पाथ सबसे ज्यादा फल फूल रहा था। यहां लगातार युद्ध होते रहते थे और स्ट्रेंथ पाथ सस्ता होने के साथ साथ कम स्तर के गू मास्टर्स के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि वो उनकी ताकत सीधे बढ़ा देता था। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में कई जू मास्टर स्ट्रेंथ पाथ को अपने सहायक मार्ग के रूप में कल्टिवेट करते थे। वे अक्सर भयंकर युद्धों में लड़ते थे। जब प्राइमीवल एसेंस खत्म हो जाता था तो उन्हें अपने शरीर की ताकत पर निर्भर होना पड़ता था। तब शारीरिक शक्ति ही असली हथियार बन जाती थी। धरती पर कहा जाता है, युद्ध ही तकनीकी प्रगति का उत्प्रेरक है। ये बात इस दुनिया पर भी पूरी तरह लागू होती थी। नॉर्दर्न प्लेन्स वो जगह थी जहां नए ग्यू वर्म्स लगातार खोजे और बनाए जाते थे। उस शीवू एल्डर को देखकर ही समझा जा सकता था कि नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स इनोवेशन के प्रति कितने समर्पित थे। डोमिनेशन इमॉर्टल बाद में युद्ध में मारा गया, हेवनली कोर्ट से उतरे फेंग जिऊ जे के हाथों। उसकी मृत्यु के बाद आने वाली पीढ़ियों ने उसे ट्वाइलाइट ऑफ स्ट्रेंथ पाथ की उपाधि दी। जब उसकी मौत की खबर फैली तो नॉर्दर्न प्लेन्स के असंख्य गू मास्टर्स दुख से रो पड़े। फैंग युआन ने गहरी सांस लेते हुए मन में सोचा, दुनिया में प्रतिभाओं की संख्या रात के आसमान के तारों जितनी है और गुणी लोगों की संख्या नदी में तैरती मछलियों जितनी। पांचों रीजन्स बहुत विशाल हैं, एक पूरी अर्थ भी उनमें से एक के बराबर नहीं। खासकर 500 साल बाद का युद्ध, जहां ड्रैगन्स और स्नेक्स भूमि से उठेंगे, एक्सपर्ट्स और पावर हाउसेस भिड़ेंगे, पुराने दैत्य अपने एकांत से बाहर आएंगे और नए नायक ताकत हासिल करेंगे। IGHTEOUS और डिमोनिक रास्तों के असंख्य योद्धा एक दूसरे से जीवन मरण की लड़ाई लड़ेंगे। ये सच में एक ऐसा अद्भुत और विशाल घटना होगी जो इतिहास में दर्ज होगी। फैंग युआन ने खुद से कहा, मैंने पहले ही ओल्ड रिमूवल गू का उपयोग करके एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन, एसेंस आयरन बोन्स, गोल्डन स्टील टेंडन्स और अपने बीस्ट फैंटम्स हटा दिए हैं। पहला कारण ये कि ये बीस्ट फैंटम्स सदर्न बॉर्डर से उत्पन्न हुए हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सीमित रहेंगे और अच्छे से काम नहीं करेंगे। दूसरा कारण ये कि अगर मैंने बीस्ट फैंटम समन किया तो मेरी असली पहचान उजागर हो सकती है। अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है डांगहू माउंटेन और मेरे 500 सालों का अनुभव।
ब्लेसेड लैंड के संसाधनों के साथ मैं एनस्लेवमेंट पाथ पर चल सकता हूं। लेकिन एनस्लेवमेंट पाथ की एक कमजोरी है बेहेडिंग द लीडर की रणनीति। इसलिए मुझे इसके साथ स्ट्रेंथ पाथ की भी जरूरत है। और अब जब मेरे पास चांगशान यिन का रूप है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में घुलने मिलने के लिए मुझे जिन स्ट्रेंथ ज्यू का उपयोग करना ही चाहिए। फैंग युआन के विचार पल भर में तय हो गए। उसने शॉपकीपर से रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू मंगवाने का अनुरोध किया। इसके बाद उसने सोल पाथ के ग्यू वर्म्स की तरफ ध्यान दिया। वहां स्ट्रेंथ पाथ की तुलना में कहीं ज्यादा सोल पाथ ग्यू वर्म्स उपलब्ध थे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां तरह तरह के गोस्ट ज्यू मौजूद थे। हमले के लिए वहां गोस्ट फायर गू, गोस्ट क्राई गू, गोस्ट फेस गू, गोस्ट एक्स गू जैसे भयानक गू इस्तेमाल किए जाते थे। बंदिश और भ्रम पैदा करने के लिए गोस्ट केज गू, गोस्ट हैंड गू और गोस्ट हिटिंग वॉल गू जैसे गू थे। रक्षा के लिए वहां गोस्ट सीलिंग शर्ट गू, सोल शील्ड गू और कई दूसरे गू मौजूद थे। इलाज के लिए गोस्ट क्यूई गू, गोस्ट टीयर्स गू आदि काम आते थे। जांच पड़ताल के लिए गोस्ट आई गू था और चलने फिरने के लिए सोल फ्लाई गू व इल्यूसिव गोस्ट गू जैसे गू। इसके अलावा वहां गोस्ट सोल्जर गू, इम्पर्मनेंस गोस्ट, एयर ट्रैवल गोस्ट और नाइन सन मदर गोस्ट गू जैसे गू भी थे जो एनस्लेवमेंट पाथ से जुड़े हुए थे। यही थी एक महान पाथ की असली झलक। स्ट्रेंथ पाथ अब बहुत कमजोर हो चुका था, जबकि सोल पाथ अभी भी मजबूती से खड़ा था। ये बात यहां साफ दिख रही थी। स्ट्रेंथ पाथ के गू वर्म्स बस जिन स्ट्रेंथ गू और बीस्ट स्ट्रेंथ गू तक सीमित थे, जो ज्यादातर हमले के लिए काम आते थे। रक्षा, जांच या सहायता के लिए बहुत कम ज्यू थे, इसलिए सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ के ज्यू से एक पूरा ज्यू सेट बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सोल पाथ में हर पहलू से जुड़े कई ज्यू वर्म्स मौजूद थे। जब इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाता तो ये एक दूसरे को सहारा देकर ज्यादा शक्तिशाली असर पैदा करते। देखो उस डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू को, वो स्ट्रेंथ पाथ का गू इमॉर्टल था, परंतु रक्षा, जांच और संग्रह के लिए उसने दूसरे प्रकार के ग्यू वर्म्स का उपयोग किया था। फैंग युआन एक स्पष्ट उद्देश्य लेकर आया था। उसने बाकी सारे सोल पाथ के ज्यू वर्म्स को अलग रख दिया और केवल उन्हीं ज्यू को देखा जो आत्मा को रिफाइन करने में काम आते थे। रैंक 4 के कोई ग्यू नहीं थे, लेकिन रैंक 3 के कई ग्यू वहां मौजूद थे। वहाँ डिवाइन सोल जीयू, ड्रैगन सोल जीयू, आइस सोल जीयू, ड्रीम सोल जीयू, मून सोल जीयू, जनरल सोल जीयू, ग्रज सोल जीयू, पोएम सोल जीयू, हॉर्स सोल जीयू, हेरोइक सोल जीयू, क्लाउड स्पिरिट जीयू, बॉडी स्पिरिट जीयू, क्लाउड स्पिरिट जीयू, क्लाउड स्पिरिट जीयू, विंड स्पिरिट जीयू, टाइगर स्पिरिट जीयू और कई दूसरे जीयू रखे हुए थे। ये सारे जीयू आत्मा को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते थे और हर एक का अपना अलग असर था। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपनी आत्मा को आइस सोल में रिफाइन करे तो आगे चलकर जब वो आइस प्रकार के ज्यू वर्म्स इस्तेमाल करेगा, उसे अतिरिक्त शक्ति मिलेगी। क्लाउड स्पिरिट और विंड स्पिरिट भी इसी तरह के असर देते थे। अगर कोई ड्रैगन सोल गू से ड्रैगन सोल रिफाइन करे तो जब वो ड्रैगन स्ट्रेंथ गू, ड्रैगन स्केल्स गू या ड्रैगन ट्रैवल गू जैसे गू का उपयोग करेगा तो उसके प्रभाव में काफी वृद्धि हो जाएगी। फैंग युआन ने काफी देर तक ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा ग्यू नहीं मिला जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। इसलिए उसने वही वुल्फ सोल ग्यू खरीदा जिसका उसने पहले से विचार किया था। प्राचीन समय से ही सोल और एनस्लेवमेंट एक ही मूल से निकले हुए थे। एनस्लेवमेंट पाथ असल में सोल पाथ से ही अलग होकर बना था। जब जू मास्टर्स ने इसे इमेमोरियल विजडम पाथ के साथ मिलाया, तब एनस्लेवमेंट पाथ एक स्वतंत्र मार्ग बन गया। बीस्ट एनस्लेवमेंट गू, स्लेवरी गू, ये सभी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे ताकि व्यक्ति दूसरों के मन का शासक बन सके। अगर फैंग युआन वुल्फ सोल को रिफाइन कर लेता तो उसे वुल्फ पैक्स पर नियंत्रण करने में बहुत मदद मिलती। रैंक 3 वुल्फ सोल गू की कीमत 7,700 प्राइमीवल स्टोन्स थी। फैंग युआन ने दुकान में रखे सारे वुल्फ सोल गू एक साथ खरीद लिए, कुल 8 ज्यू। वुल्फ सोल ज्यू का प्रभाव आपस में मिलाया जा सकता था। एक रैंक 3 वुल्फ सोल गू फैंग युआन की 100 मैन सोल को रिफाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जंगली ज्यू वर्म्स की अपनी इच्छा होती है, इसलिए उन्हें रिफाइन करना कठिन होता है। लेकिन जो गू फैंग युआन ने खरीदे थे वे पहले से रिफाइंड थे, इसलिए लेन देन खत्म होते ही सारे गू उसके नियंत्रण में आ गए। उसने सभी जीयू को अपने एपेचर में रख लिया और दुकान से निकलकर बाकी दुकानों की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था रैंक 2 और रैंक 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू, साथ ही रैंक 3 वुल्फ सोल गू। 1 मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स उसके पास थे, लेकिन उसे ज्यादातर आम जीयू चाहिए थे। वो रैंक 4 ज्यू भी खरीदना चाहता था, लेकिन इस बाजार में ऐसे ज्यू बहुत कम थे और जो थे भी वो उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं थे। 3 दिन बाद फैंग युआन का नाम पूरे बाजार में फैल गया। हर दुकान जान गई कि एक रैंक 4 एक्सपर्ट बल्क में जीयू खरीद रहा है। 5वें दिन तक फैंग युआन ने 5 से 6 लाख प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर डाले। इन दिनों के दौरान वो अक्सर बाजार के रांच में घूमता रहता था। वहां बहुत से जानवर बेचे जा रहे थे। सबसे लोकप्रिय थे बिग स्टमक हॉर्सेस, जिन्हें आम लोग भी लेना चाहते थे।
और जो हम्प वुल्व्स खरीद रहे थे वे ज्यादातर गू मास्टर्स थे। कई गू मास्टर्स जंगली जानवरों को पकड़कर भी बेचने लाते थे, जैसे बैल, घोड़े, बाज आदि। घास के मैदानों पर सबसे आम जानवर भेड़िए थे, इसलिए उनकी बिक्री भी सबसे ज्यादा थी। फैंग युआन ने कई दुकानों में घूमकर दाम और माल की तुलना की, जब तक कि उसे थिक बैक वुल्व्स का एक झुंड नहीं मिला जो उसे पसंद आया। उसके पास पॉइजन बियर्ड वुल्व्स और विंड वुल्व्स पहले से थे। पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को बढ़ाना मुश्किल था और वे धूप में कमजोर पड़ जाते थे, इसलिए उनका खत्म होना तय था। विंड वुल्व्स तेज रफ्तार वाले थे, जबकि थिक बैक वुल्व्स की रक्षा मजबूत थी। अगर इन्हें उसकी वुल्फ आर्मी में शामिल किया जाए तो सब मिलकर एक सशक्त वुल्फ पैक्स बनाते। लेकिन 9वें दिन फैंग युआन को अचानक पता चला कि वाटर वुल्व्स के एक समूह में एक युवा म्यूटेटेड बीस्ट भी मौजूद है। उसने तुरंत बिना शक पैदा किए वो सारे वाटर वुल्व्स खरीद लिए और खुद के लिए एक अच्छा सौदा कर लिया। ये बाजार कुल 13 दिनों तक चला। फैंग युआन ने 1000 से ज्यादा वाटर वुल्व्स खरीदे, कई गू रिफाइनमेंट के सामान और अपने गू वर्म्स को खिलाने का भोजन भी खरीदा और 10वें दिन ही वहां से रवाना हो गया। इन खरीदारियों के बाद उसके पास बस 3000 प्राइमीवल स्टोन्स ही बचे। पैसा पानी की तरह बह गया था। गे ग्वांग ये सब देखकर हैरान रह गया और मन ही मन चांगशन यिन की भव्यता की प्रशंसा करने लगा। सचमुच ये हीरो बहुत बड़ा दिल रखता था। फैंग युआन जी ट्राइब के साथ वापस लौट आया और अपनी जगह पर ठहर गया। उसने पूरे मन से कल्टिवेशन शुरू की, वुल्फ सोल गू से आत्मा को रिफाइन करता और साथ साथ गू रिफाइन भी करता रहा। 2 बार असफल होने के बाद उसने रैंक 3 गोल्डन बैक वुल्फ स्किन ग्यू को रिफाइन करके रैंक 4 एजियो वुल्फ स्किन ग्यू बना लिया। एजियो वुल्फ स्किन ज्यू रक्षा के लिए काम आता था। भले ही ये आम ज्यू था, लेकिन इससे फैंग युआन की रक्षा की कमी पूरी हो गई। एक दिन जब उसकी सोल रिफाइनमेंट पूरी हुई और उसने कल्टिवेशन रोक दी, तभी कमरे के बाहर से एक चीख सुनाई दी। क्या हुआ? उसने दरवाज़ा खोलते हुए पहरेदार ग्यू मास्टर से पूछा। गू मास्टर का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, हमारी यंग मिस जेयाओ मर गई। खोज दल को उसके फटे कपड़े पॉइजन ग्रासलैंड में मिले हैं। उसे पॉइजन बियर्ड वुल्व्स ने मार डाला। 1 महीने बाद आखिरकार गे याओ की मौत का पता चल ही गया। ये खबर फैलते ही पूरे जी ट्राइब में रोने की आवाज़ें गूंज उठीं। जे याओ भले ही थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन उसका दिल बहुत नेक था। वो पूरे ट्राइब की सबसे खूबसूरत लड़की थी, सब उससे प्यार करते थे। उसके कई चाहने वाले थे, खासकर जी ट्राइब के लड़कों में तो उसकी चर्चा हमेशा रहती थी। ओ मेरी बेटी, ये तेरे पिता की गलती थी जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया। बूढ़े जी ट्राइब लीडर का दिल टूट गया और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब जी ग्वांग को अस्थायी ट्राइब लीडर बना दिया गया और एल्डर्स उसकी मदद कर रहे थे। पूरे ट्राइब में मायूसी छाई हुई थी, सबके दिलों में भारीपन था। गे याओ की मौत का असर बहुत बड़ा हुआ। मन ट्राइब के लीडर का तीसरा बेटा मंडुओ, जो गे याओ को पहली बार देखकर ही उस पर फिदा हो गया था, वो अब पागलपन की हद तक परेशान था। वो बार बार गे ट्राइब से उसकी शादी की मांग करता रहा और अब जब गे याओ मर चुकी थी तो उसके लिए और कौन सी लड़की ढूंढी जा सकती थी। मैन ट्राइब अब एक बड़ा ट्राइब बन चुका था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई युद्ध जीते और छोटे छोटे ट्राइब्स को अपने में मिला लिया था। उनकी सेना लगातार जीत रही थी, जिससे उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था। अब वे पहले से ज्यादा घमंडी और दबंग हो गए थे। खासकर जी ट्राइब के सामने तो वे खुलेआम हुक्म चलाने लगे थे। उनकी बातें और मांगें इतनी कठोर थीं कि जी ग्वांग पर बहुत दबाव आने लगा। जी ट्राइब तो वैसे भी हाल ही में यहां आकर बसा था, मैन ट्राइब जितना बड़ा नहीं था। और अब जब उनका पुराना घर भी छिन गया था तो उन्हें इस सर्दी में होंगयान वैली में किसी और की जमीन पर रहना पड़ रहा था। इस वजह से गे ग्वांग बहुत ही असहाय और बेचैन था। अपने कमरे में फैंग युआन बिस्तर पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके दाएं हाथ की हथेली पर एक छोटा सा वुल्फ सोलगू था। वो जीयू अंगूठे के बराबर आकार का था, एक छोटे भूरे भेड़िए की तरह दिखता था, जिसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये 9वां वुल्फ सोलगू है, फैंग युआन ने धीरे से कहा। फिर उसने उसमें अपनी प्राइमीवल एसेंस डाली। जैसे ही एसेंस अंदर गई, वो वुल्फ सोलगू फैलने लगा। कुछ ही सांसों में वो एक धुंधले भूरे रंग के भेड़िए की आत्मा में बदल गया। वो भेड़िया अपना मुंह खोले बिना गरजने लगा और सीधा फैंग युआन के शरीर में समा गया। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फैंग युआन को अपने सोल में तीव्र हलचल महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गईं। वो भेड़िया आत्मा सीधे उसके सोल से टकराई। पहले जो उसकी 100 मैन सोल थी वो इंसान के आकार की थी, लेकिन अब उसमें बदलाव शुरू हो गया। उसकी आत्मा का आकार घुलने लगा और धीरे धीरे वो भेड़िए की आत्मा के साथ मिलकर एक घूमते हुए सोल मिस्ट में बदल गई। वो धुंध फैलने के बजाय शरीर के भीतर ही घूमने लगी, कभी भेड़िए का सिर बनाती, कभी उसकी पूंछ तो कभी फैंग युआन का चेहरा।
लगभग 5 मिनट बाद वो सोल मिस्ट एक जगह इकट्ठी होकर फिर से एक नया मानव आकार लेने लगी। लेकिन ये आत्मा अब पहले जैसी नहीं थी। पहले उसकी 100 मैन सोल बिल्कुल उसी के जैसे चेहरे मोहरे वाली थी, वही आंखें, वही नाक, वही बाल। मगर अब 9 वुल्फ सोल गू के रिफाइन के बाद उस आत्मा के सिर पर भेड़िए के कान उगाए थे, बाल अब कमर तक बढ़ गए थे, आंखें भेड़िए जैसी तेज और सुनहरी हो गई थीं, शरीर पतला और नाक नुकीली। पहले उसकी सोल इतनी बड़ी थी कि शरीर में समाना मुश्किल हो रहा था, पर अब रिफाइन होने के बाद वो और सघन हो गई थी और उसका रंग सफ़ेद से थोड़ा धूसर सफ़ेद हो गया था। फैंग युआन ने शांत होकर हिसाब लगाया, जब सारे वुल्फ सोल गू का इस्तेमाल पूरा हो जाएगा तब मेरी 100 मैन सोल अपनी सीमा तक रिफाइन हो जाएगी। उस वक्त मेरी आत्मा आधी मानव और आधी भेड़िया बन जाएगी, जिसे वुल्फमैन सोल कहा जाता है। वुल्फमैन सोल एक साधारण 100 मैन सोल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब फैंग युआन ये वुल्फमैन सोल हासिल कर लेगा तो वो अपनी सोल को और भी रिफाइन कर सकता है, 100 मैन सोल से 1000 मैन सोल, फिर 10,000 मैन सोल तक। और 10,000 मैन सोल भी आखिरी सीमा नहीं है, उससे ऊपर भी मंजिलें हैं 100 मिलियन मैन सोल तक। सिद्धांत रूप में आत्मा को असीमित रूप से मजबूत किया जा सकता है। पहले के स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल ने जब सोल पाथ बनाया था, उसकी सोल 100 मिलियन मैन सोल से भी आगे थी। उसका डीमन वेनरेबल सोल 3 सिर और 1000 हाथों वाला था। उसका सामने वाला सिर ड्रैगन के सींग, शेर की अयाल, सांप जैसी आंखें और हाथी जैसे दांतों से सजा था। बाईं तरफ के सिर पर आड़ू के आकार का माथा, घास जैसे बाल और फूल जैसी 3 आंखें थीं। दाहिने सिर पर बादलों की लटें, बिजली जैसी आंखें, आग जैसे कान और सोने का मुंह था। उसकी ताकत अकल्पनीय थी, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आज भी उसकी मूर्तियां सदन बॉर्डर में मिट्टी से बनाकर लोग उसकी पूजा करते हैं, उसे प्रसाद चढ़ाते हैं। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल इतिहास का सबसे महान सोल कल्टिवेटर था। फैंग युआन की मौजूदा वुल्फमैन सोल उसकी तुलना में बस एक चींटी की तरह थी। उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। थोड़ा आराम करने के बाद फैंग युआन ने स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू निकाला। ये जीयू एक लोहे के भार जैसा दिखता था, इतना भारी कि उठाना भी मुश्किल था। फैंग युआन ने ऐसे 5 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू खरीदे थे और अभी वो तीसरा इस्तेमाल कर रहा था। उसकी शारीरिक ताकत अब 20 जुन यानी लगभग 600 जिन तक पहुंच चुकी थी। रैंक 4 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू रैंक 4 20 स्ट्रेंथ गू से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि इसकी ताकत को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता था। पहले फैंग युआन ने कुनलुन बुल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल किया था और उसे कुनलुन बुल का बीस्ट फैंटम मिला था। लेकिन अगर वो दूसरा कुनलुन बुल स्ट्रेंथ गू इस्तेमाल करता तो कोई असर नहीं होता, न दूसरा बीस्ट फैंटम मिलता। जुन स्ट्रेंथ जू में ये पाबंदी नहीं थी, इसे शरीर की सीमा तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जाहिर है फैंग युआन के पास 600 जिन की ताकत थी, फिर भी वो एक साथ पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। स्ट्रेंथ पाथ की जो आम कमजोरियां थीं वो जुन स्ट्रेंथ जू में भी थीं, वरना डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू को ट्वाइलाइट ऑफ स्ट्रेंथ पाथ नहीं बल्कि राइज ऑफ स्ट्रेंथ पाथ कहा जाता। बिल्कुल ऐसा ही बीस्ट स्ट्रेंथ ज्यू के साथ भी था, लेकिन उसे स्टैक करने के लिए एक अलग बीस्ट फीटस ज्यू की जरूरत होती थी। कई तरह के बीस्ट फीटस ज्यू की रेसिपीज चली आ रही थीं, लेकिन उनके रिफाइन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए थे वो बहुत दुर्लभ थे। रिफाइनमेंट की लागत ज़्यादा थी और सक्सेस रेट भी जन स्ट्रेंथ ज्यू के मुकाबले कम था, इसलिए वक्त के साथ ये रास्ता खत्म हो गया। फैंग युआन ने अपना प्राइमीवल एसेंस एक्टिवेट किया और उसे जुन स्ट्रेंथ ज्यू में इंजेक्ट किया। वो ज्यू उसके सिर के ऊपर उड़ने लगा और एक स्ट्रेंज लाइट फैलाने लगा। वो लाइट फैंग युआन के शरीर पर पड़ी, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ देर बाद आवाज आई, अंकल चांग शानयिन जूनियर जी ग्वांग आपसे मिलना चाहता है। फैंग युआन ने उसे अंदर आने को कहा। दरवाज़ा खुलते ही जी ग्वांग की हालत देखकर वो समझ गया कि हालात ठीक नहीं है। उसके कंधे में सफ़ेद हड्डी का एक तीर धंसा हुआ था और वो बुरी तरह घायल था। फैंग युआन को देखते ही जी ग्वांग घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखें लाल थीं और वो रोते हुए बोला, अंकल कृपया मुझे बचाइए। फैंग युआन की आंखों में हल्की चमक आई, उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या मैन ट्राइब ने पूरा हमला कर दिया है? क्या वो लोग जी ट्राइब के कैंप तक घुस आए हैं? जी ग्वांग बोला, अंकल आपने आधा सही कहा, बात मैन ट्राइब की ही है। मैन ट्राइब लीडर का तीसरा बेटा मैन डुओ ये सुनते ही कि मेरे पिता बीमार हैं और बेहोश पड़े हैं, अपने एक्सपर्ट्स को लेकर हमारे ट्राइब पर हमला करने चला आया। वो हमसे मेरी बहन गे याओ को मांग रहा है, लेकिन बहन तो अब मर चुकी है, मैं उसे कैसे सौंप दूं? मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं। ग्रासलैंड के नियमों के हिसाब से हमें चैलेंज स्वीकार करना पड़ा। अब तक वो हमारे ट्राइब के तीसरे एल्डर को मार चुका है, 3 लोगों को घायल कर चुका है और मुझ तक को हरा दिया। फैंग युआन की सोच बिल्कुल सही निकली।
इन दिनों मैन ट्राइब बहुत ज्यादा दबंग और अत्याचारी हो गया था। जितना जी ट्राइब झुकता जा रहा था, उतना ही मैन ट्राइब का घमंड बढ़ता जा रहा था। हालांकि फांग युआन इन दिनों कल्टीवेशन में व्यस्त था, लेकिन वो बंद मेडिटेशन में नहीं था। उसे बाहर की स्थिति पूरी तरह पता थी। वो सोचने लगा, चांगशन यिन की नॉर्दर्न प्लेन्स में वापसी को लोगों के सामने लाने के लिए मुझे किसी बड़े मौके की जरूरत है। ये वही मौका है जिससे पुराने हीरो की वापसी का ऐलान होगा। ये सोचकर उसने जीग्वांग को उठाया और बोला, इन दिनों मैं जी ट्राइब पर बोझ बनकर रह रहा था, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। चलो, मुझे वहां ले चलो। जीग्वांग के चेहरे पर खुशी फैल गई। अंकल, मैं पूरे ट्राइब की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। दोनों बाहर निकले, लेकिन कैंप के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बाहर से चिल्लाने और चीखने की आवाजें आने लगीं। जी ट्राइब के लोग कायर हैं, बाहर आओ और अपनी मौत स्वीकार करो। ये किसी यंग मैन की आवाज थी। मैन डुओ, तुम हद से ज्यादा जा रहे हो, एक एल्डर ने चिल्लाकर जवाब दिया। मैन डुओ हंस पड़ा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं? जैसे चीते और भेड़िए अपने शिकार को पकड़ते हैं, जैसे बाज छोटे पक्षियों पर झपटते हैं, यही तो दुनिया का नियम है। जल्दी से गेयाओ को सौंप दो, वरना मैं एक एक करके तुम्हारे सारे लोगों को मार दूंगा। जी ट्राइब के एक एल्डर ने गुस्से से कहा, नीच आदमी, अगर हमारे पुराने ट्राइब लीडर जिंदा होते तो क्या तू ये हिम्मत करता? मैंडुओ तमतमा उठा, हम नीच? तुम लोगों ने शादी की बात मानी और अब मुकर गए। पहले कहते होगे याओ भाग गई, अब कहते हो मर गई। क्या मैं बेवकूफ हूं? अगर कोई खरगोश भेड़िए से खेल करने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिवू, इन्हें सबक सिखा दो। जी ट्राइब के अगले आदमी को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन हिम्मत करता है सामने आने की। हा हा हा। जी ट्राइब के एल्डर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। शिवू नाम का एक बड़ा गंजा आदमी मंच पर आया। उसके शरीर की मांसपेशियां फूलकर कठोर हो चुकी थीं। वो रैंक 3 पीक स्टेज का गू मास्टर था, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। जिस एल्डर को उसने मारा वो मौके पर ही मर गया। वो मंच के बीच खड़ा होकर बोला, क्या हुआ? कोई नहीं आया? क्या सब डर गए? जी ट्राइब के लोगों की आंखों में शर्म और गुस्सा जलने लगा। शिवू ने व्यंग्य किया, लो, तुम्हें थोड़ा हौसला देता हूं। मेरे पास यहां 1,00,000 प्राइमीवल स्टोन्स हैं। अगर कोई मुझसे लड़कर जीत गया तो ये सारे पत्थर उसके। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। शिवू जोर जोर से हंसने लगा, जी ट्राइब, तुम सब तो बस डरपोक खरगोश और भेड़े हो। तभी एक आवाज आई, हंस चुके? भीड़ के बीच से जेगवांग निकला और उसके साथ फैंग युआन, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत था। शिवू की हंसी रुक गई। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। रैंक 4 गू मास्टर, ये कौन है? सिर्फ शिवू ही नहीं, वहां मौजूद सारे मैन ट्राइब के लोग हैरान थे। क्या जी ट्राइब किसी रैंक 4 एक्सपर्ट को छिपा रहा था? मैन डुओ को कुछ गड़बड़ लगी। वो तो इसलिए आया था क्योंकि जी ट्राइब का पुराना ट्राइब लीडर बीमार था, लेकिन अब लगता था वहां एक और रैंक 4 शक्ति मौजूद है। मैंने आने से पहले पूरी जानकारी ली थी। ये आदमी कौन है? वो सोचने लगा। फिर वो घोड़े से उतरकर शालीनता से बोला, हेलो फ्रेंड, आप जी ट्राइब के नहीं लगते, फिर हमारे मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? फैंग युआन ने मन डुओ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। पहली बार उसने मन डुओ का नाम गे याओ के मुंह से सुना था। जे याओ ने उसे बताया था कि मैन डुओ मैन ट्राइब लीडर का तीसरा बेटा है, लेकिन बचपन से बीमार और कमजोर रहा है। उसकी एप्टीट्यूड C ग्रेड की है। 20 साल से ऊपर की उम्र होने के बावजूद वो सिर्फ रैंक 2 तक पहुंचा है। उसका शरीर पतला, काला और बंदर जैसा था। लेकिन अब सामने खड़ा ये मन डुओ वैसा नहीं था जैसा गेयाओ ने बताया था। उसकी आंखों में चालाकी और लालच की चमक थी और उसके भीतर एम्बिशन की आग जल रही थी। उत्तरी मैदानों में जहां सिर्फ ताकत की पूजा होती थी, जहां बस ताकत का ही मतलब था, वहां मन डुओ ने अपने पिता की कृपा हासिल कर ली थी। उसने कबीले के एल्डर्स को साथ मिलाकर जी ट्राइब को चुनौती दी थी। ये बात उसके हुनर और हिम्मत दोनों को साबित करती थी। वो किसी नालायक यंग मास्टर की तरह नहीं था। फैंग युआन की आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मैं चांगशन यिन हूं, किस्मत से गे ट्राइब का मेहमान बना हूं। मुझे उत्तरी मैदानों के रूल्स पता हैं और ये भी सही है कि मुझे किसी और के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी इस छोटे ब्रदर को 1,00,000 प्राइमीवल स्टोन्स की बात करते सुना। मैं तो इन दिनों प्राइमीवल स्टोन्स की कमी झेल रहा हूं, तो जो धन खुद मेरे पास आ रहा है उसे क्यों ठुकराऊं? शिवू ये सुनकर अंदर ही अंदर पछताने लगा। हाय, मेरा मुंह भी कितना चलने वाला है। मेरी ही बातों ने मुझे रैंक 4 एक्सपर्ट से भिड़ा दिया। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। मैन डुओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ये तो छोटी सी बात है सीनियर।
अगर आपको प्राइमीवल स्टोन्स की कमी है तो ये जूनियर आपको 5 लाख प्राइमीवल स्टोन्स देने को तैयार है। मतलब साफ था, वो चाहता था कि फांग युआन इस झगड़े से दूर रहे। तुरंत ही जी ट्राइब के लोग फांग युआन की तरफ घबराई नजरों से देखने लगे। भले ही फांग युआन एक लेजेंडरी हीरो था, लेकिन नाम से हीरो होने और सच में हीरो बनकर काम करने में बड़ा फर्क होता है। ऊपर से लोग कहते हैं, अक्लमंद वो होता है जो हालात को समझे। जी ट्राइब इस समय कमजोर हालत में थी, जबकि मैन ट्राइब बड़ी और ताकतवर थी। चांगशान यिन तो एक आउटसाइडर था, उसे किसी और के झगड़े में दखल देने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अब सबकी नजरें फांग युआन पर टिक गईं। उसकी प्रतिक्रिया ही ये तय करने वाली थी कि आगे क्या होगा। जब सबकी सांसें थमी हुई थीं, फांग युआन जोर से हंसा और बोला, एक सज्जन आदमी वही धन लेता है जिसका वो हकदार हो। मुझे 5 लाख प्राइमीवल स्टोन्स के तोहफे का कोई हक नहीं लगता, लेकिन वो 1 लाख प्राइमीवल स्टोन्स जो मैं लड़कर जीतूं, उसका मूल्य कुछ और ही है। चलो, उत्तरी मैदानों के रूल्स के अनुसार मैं ये लड़ाई स्वीकार करता हूं। इतना कहकर फांग युआन मंच पर चला गया। अंकल चांगशानयिन, जी ग्वांग की आंखों में आंसू भर आए, उसका गला रुंध गया। वो बस फांग युआन के पीछे से चिल्लाकर उसकी हौसला अफजाई कर सका। जी ट्राइब के एल्डर्स भी भावुक हो उठे। वो सच में चांगशानयिन है, एक सच्चा राइचस हीरो। धन दौलत से विचलित न होना, यही तो असली इंसानियत है। दुनिया में बहुत से लोग तब मदद करते हैं जब हालात अच्छे हों, पर मुश्किल में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। चांगशानयिन हमेशा हमारे ट्राइब का सम्मानित मेहमान रहेगा। मैन डुओ का चेहरा सख्त और भयानक हो गया। उसे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने बस शिवू की ओर देखा। शिवू ने जब मन डुओ की नजरें महसूस की तो उसका दिल बैठ गया। वो कुछ समय पहले ही मैन ट्राइब में शामिल हुआ था और अब एक एक्सटर्नल एल्डर था। वो ट्राइब के लिए कोई योगदान देना चाहता था। मैन डुओ कल्टिवेशन में छोटा था, लेकिन वो ट्राइब एल्डर का तीसरा बेटा था। जब उसे पता चला कि जी ट्राइब का बूढ़ा लीडर बीमार है तो वो शिवू को लेकर चुनौती देने चला आया। मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां चांगशानयिन मिल जाएगा। भले ही फांग युआन रैंक 4 के शुरुआती स्तर पर था, लेकिन शिवू रैंक 3 के शिखर पर था। देखने में दोनों करीब लगते थे, मगर ये अंतर बेहद बड़ा था। अब हालत ये थी कि शिवू के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो लड़ाई से भागता तो लोग उसे कायर समझते और उसकी सारी प्रतिष्ठा मिट जाती। उत्तरी मैदानों में जहां बहादुरी और लड़ने की भावना ही सब कुछ होती है, वहां उसके लिए कोई भविष्य नहीं बचता। शिवू ने दांत भींचे और मंच पर उतर गया। कृपया, उसने फांग युआन की ओर झुककर कहा, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। फांग युआन ने हल्के सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसके शरीर पर हल्के नीले रंग का भेड़िया जैसा बाल उगने लगा। वो बाल पूरे शरीर को ढकने लगे, यहां तक कि चेहरे, कानों और हाथों तक फैल गए। ये तो एज्योर वुल्फस्किन गू है। शिवू का दिल डूब गया। भले ही एज्योर वुल्फस्किन गू आम और साधारण रैंक 4 गू हो, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति इतनी थी कि रैंक 3 जू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पीछे खड़े जी ट्राइब के लोग फांग युआन को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। सब उसकी वीरता देखने को बेचैन थे। कुछ लोग तो चिल्लाने भी लगे, मार दो इसे, इसने हमारे ट्राइब के तीसरे एल्डर को मारा था। शिवू ने ये सुना और उसका दिल कांप गया। उसने भारी सांस लेकर मन ही मन कहा, अब तो गया काम। पिछली लड़ाइयों में मेरा प्राइमीवल एसेंस 30% से भी कम बचा है। मैं अपनी पूरी ताकत में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, अब तो बिल्कुल नहीं। उसकी नजरें बिखरी हुई थीं, हरकतें धीमी थीं। फांग युआन ने ये सब देखा और मन ही मन हंसा। इसका तो लड़ने का जज्बा ही मर चुका है। पूरी ताकत भी हो तो आधी नहीं निकाल पाएगा। ऊपर से कई लड़ाइयों के बाद इसका प्राइमीवल एसेंस भी खत्म होने को है। ऐसा ओपोनेंट फांग युआन की नजरों में तो बस जिंदा मछली था जो चाकू के नीचे रखी हो। पर फांग युआन उसे मारना नहीं चाहता था। क्यों मारे? वो मैन ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर था। अगर फांग युआन उसे मार देता तो ये मैन ट्राइब के मुंह पर तमाचा होता। फांग युआन झगड़ों से डरता नहीं था, मगर वो फालतू मुसीबत नहीं चाहता था। वैसे भी शिवू ने जी ट्राइब के एल्डर को मारा था, वो उनका अपना मामला था। आओ! फांग युआन ने जमीन पर कदम मारा और वुल्फ स्प्रिंट गू एक्टिवेट कर दी। उसका शरीर एक तीर की तरह आगे बढ़ा, पीछे कई धुंधले निशान छूट गए। शिवू का मन पहले ही टूट चुका था। फांग युआन की भयंकर रफ्तार देखकर वो डर के मारे पीछे हट गया। उसी वक्त उसने 3 उड़ते हुए बोन शील्ड्स बुला लिए। पियाक पियाक पियाक। फांग युआन परछाई की तरह हिला, पलभर में नजदीक पहुंच गया और 3 बार करते ही उन तीनों बोन शील्ड्स को तोड़ डाला। शिवू लुढ़कता हुआ दूर गिरा और फिर से 3 नए बोन शील्ड्स बुला लिए। पियाक पियाक पियाक। फांग युआन की चाल बिजली जैसी थी। उसने दोबारा हमला किया और तीनों शील्ड्स फिर टूट गए।
अब फैंग युआन के अंदर 20 जून की ताकत थी। भले ही वो पूरी शक्ति एक साथ नहीं दिखा सकता था, लेकिन इन ढालों को तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या और कोई चाल है तुम्हारे पास तो सब निकाल लो, फैंग युआन ने कहा। पर अब उसने हमला नहीं किया, बल्कि शीवू को सांस लेने का मौका दिया। शीवू के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। उसने दांत भींचे और दोनों हाथ रगड़े। तभी 2 आयन बोन ब्रॉड एक्सेस उसके हाथों में आ गए। वाह आ! वो जोर से चिल्लाया, दोनों एक्सेस उठाकर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। हे, फैंग युआन हल्के से हंसा, लेकिन हमला नहीं किया। बस अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे और वुल्फ ट्रैवल गू की मदद से हिलने लगा। उसकी चालें इतनी अनजान और हल्की थीं जैसे हवा में उड़ती फूल की पंखुड़ियां। चौड़े कंधे और पतली कमर के साथ उसकी चाल में एक खुली आज़ादी झलक रही थी। शीवू गुर्राया, लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से एक्सिस चलाए, फैंग युआन के कपड़ों को भी छू नहीं पाया। अब वो पूरी तरह फैंग युआन की मर्जी पर था। लेट जाओ, फैंग युआन ने धीरे से कहा। उसने अपनी एक उंगली उठाई। देखने में तो वो बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन अगले पल वो सीधे एक्स से टकराई। फैंग युआन की चालों से पहले ही चक्कर खा चुके शीवू को वो झटका इतना जोर का लगा कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जी ट्राइब के लोग ये हाल देखकर जोर से खुशियां मनाने लगे। उनकी गूंजती हुई आवाज एक ही नारे में बदल गई, मार दो उसे, मार दो। शीवू का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। फैंग युआन ने पूरा मैदान अपने कब्जे में ले लिया था, जैसे एक शेर किसी बकरी से खेल रहा हो। शीवू जानता था कि वो फैंग युआन के सामने नहीं टिक सकता, और यही सोच सोचकर उसकी ताकत और घटती जा रही थी। मैन डुओ का मन भी डूब गया। धत्त तेरी, ये शीवू तो अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं पाया। डर के मारे हिम्मत खो बैठा। पर ये रैंक 4 गू मास्टर भी कमाल का है। उसने एल्डर शीवू को पलक झपकते हरा दिया। अगर शीवू मर गया तो मेरे भाई लोग मुझ पर ही गुस्सा निकालेंगे। लेकिन फैंग युआन ने अब और हमला नहीं किया। तुम रैंक 3 हो। अगर मैं रैंक 4 कल्टिवेशन की ताकत से तुम्हें मार दूं तो लोग कहेंगे कि मैं कमजोरों पर जुल्म कर रहा हूं। अब जाओ, फैंग युआन ने हाथ हिलाया। अंकल चांगशानियन, इस बदमाश को छोड़ना मत, पीछे से गे गुआंग ने चिल्लाकर कहा। लेकिन फैंग युआन ने उसे अनदेखा कर दिया। शीवू ने तुरंत मौका पकड़ लिया। उठते ही चेहरे पर राहत की चमक आई। उसने झुककर कहा, मालिक, आपने मुझे माफ कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भागो यहां से। हाँ, अभी जाता हूं। शीवू मुड़ा और भाग गया। सीनियर, मैं भी चलता हूं। मैन डुओ ने झुककर सलाम किया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। जी ट्राइब के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए गालियां देते रहे। वो भारी अपमान के साथ वहां से चले गए। फादर, मैंने गलती की है, सजा देने का आदेश दीजिए। मैन डुओ घुटनों पर बैठ गया, सिर झुकाए शर्म और डर से कांप रहा था। मैन ट्राइब लीडर का शरीर बहुत ताकतवर था। उसके पास रैंक 4 पीक स्टेज की कल्टिवेशन थी। वो शेर की खाल पर बने कुर्सी पर बैठा था और नीचे देख रहा था। इस बार ओल्ड जी ट्राइब लीडर बीमार था और तुम कई रैंक 3 एक्सपर्ट्स लेकर गए थे। फिर भी कैसे हार गए? तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैंने सुना है कि जी ट्राइब में एक और रैंक 4 एक्सपर्ट आया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शीवू उसी से हार गया। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई, फिर भी शीवू को खेल की तरह हरा दिया। उसका असली सामर्थ्य समझ से परे है। लेकिन ये सब मेरी गलती थी। मैंने पहले सही जानकारी नहीं जुटाई, इसलिए ये असफलता मेरी है। आप जो सजा दें मैं तैयार हूं। मंडुओं की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज भारी हो रही थी। मैन ट्राइब लीडर ने कुछ सोचकर कहा, खड़े हो जाओ। गलती हुई है, पर तुम फिर भी मेरे बेटे हो। अब मुझे पूरा किस्सा बताओ। मंडुओं ने सब कुछ विस्तार से बताया। लेकिन बात आधी ही हुई थी कि मैन ट्राइब लीडर कुर्सी से उछल पड़ा और गुस्से से चिल्लाया। उसने कहा, वो चांगशन यिन है? कौन सा चांगशन यिन? तुम पक्का कह रहे हो? मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता फादर, अगर मेरा 1000 जान भी चला जाए, मैन डुओ बोला। मैन ट्राइब लीडर कुछ देर के लिए सन्न रह गया। फादर? मन डुओ ने धीरे से पूछा, क्या वो चांगशन यिन बहुत बड़ा एक्सपर्ट है? मैन ट्राइब लीडर ने गहरी सांस ली। चेहरा गंभीर था। पता नहीं, अभी वो कोई नकली भी हो सकता है। पर अगर वो असली चांगशान यिन है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में फिर से एक भयानक योद्धा जाग उठा है। अब तुम जाओ, ये मामला मैं खुद देखूंगा। मैन डुओ चौंक गया। उसके पिता जो इतने व्यस्त रहते थे, अगर वो खुद किसी मामले में उतरें तो मतलब बहुत बड़ा मामला है। चांगशान यिन, आखिर तुम कौन हो? कुछ दिन बाद जी ट्राइब में। कुछ दिन पहले ब्रदर शान यिन, आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। ये 5 लाख प्राइमीवल स्टोन्स हैं, हमारी तरफ से कृतज्ञता का एक तोहफा है। कृपया स्वीकार कीजिए। बूढ़े जी ट्राइब लीडर का चेहरा पीला पड़ गया था। बेटी की मौत से वो जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था।
फैंग युआन ने कई बार मना किया, फिर बोला, मैं इन दिनों आपके ट्राइब में रह रहा था, मदद करना मेरा फर्ज था। लेकिन अभी मेरे पास प्राइमीवल स्टोन्स की कमी है, तो इसे उधार समझकर रख लेता हूं। ब्रदर शानयिन, आपका हृदय वाकई महान है, आप नॉर्दर्न प्लेन्स के सच्चे हीरो हैं। बूढ़ा ट्राइब लीडर बोल ही रहा था कि तभी एक सेवक ने एक निमंत्रण पत्र और एक तोहफा लाकर रखा। बूढ़े लीडर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने वो दोनों चीजें फैंग युआन की ओर बढ़ाईं। ब्रदर शानयिन, मैन ट्राइब लीडर को पता चल गया है कि आप यहाँ हैं। वो आपको अपने ट्राइब में अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा है। फैंग युआन ने जब वो इनविटेशन खोला तो उस पर लिखे शब्द बड़े ही शालीन थे। वो नॉर्दर्न प्लेन्स की लिपि में लिखे गए थे, जो देखने में जंगली लगती थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। आखिर में लिखा था मैन ट्राइब लीडर का नाम, मैन ट्यू। ये लेटर मैन ट्यू ने खुद लिखा था, जो उसकी सच्ची नीयत दिखाता था। उस पत्र में लिखा था कि मैन ट्राइब लीडर को चंगशान यिन के प्रति गहरा सम्मान है, और पहले जो हुआ वो बस बच्चों की एक गलतफहमी थी। अब जब चंगशान यिन ने एक्सटर्नल एल्डर शिवू को नहीं मारा, तो मैन ट्राइब बहुत आभारी है। इसी वजह से वो रात को एक भोज रख रहा था और फैंग युआन को सच्चे दिल से आमंत्रित कर रहा था। साथ ही उस उपहार को शिवू की ओर से माफी के तौर पर भेजा गया था, ताकि उस नायक का अपमान दूर किया जा सके। फैंग युआन ने डिब्बा खोला और हंस पड़ा। इस मैन ट्राइब ने तो सच में काफी मेहनत की है। डिब्बे में 100 बोन बैम्बू ज्यू रखे थे। स्पष्ट था कि मैन डुओ वापस आने के बाद फैंग युआन की पूरी जानकारी निकाल चुका था और जान गया था कि वो बाजार में इन चीजों की खरीदारी कर रहा है। ओ ब्रदर शानयिन, तुमसे मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए, बूढ़े ट्राइब लीडर ने कहा। फैंग युआन ने हाथ हिलाया। मैं समझ गया ब्रदर, चिंता मत करो। मैं भोज में उन लोगों से कहूंगा कि दोनों ट्राइब्स के बीच झगड़े थोड़े कम करें। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर शानयिन। बूढ़ा ट्राइब लीडर बहुत भावुक हो गया। वो तुरंत उठकर फैंग युआन को गहरी झुककर प्रणाम करने लगा। भोज में अभी वक्त था। फैंग युआन ने उन्हें विदा किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बिस्तर पर बैठा और अपने मन से एक इशारा किया तो उसकी एपर्चर से एक हल्की सी रोशनी निकली। वो हल्की रोशनी फैल गई और उसके बीच में बैटल बोन व्हील दिखाई दिया। ये रैंक 5 GU बहुत बड़ा था, लगभग छत तक उसकी ऊंचाई पहुंच रही थी। उसके आते ही पूरा कमरा छोटा लगने लगा। उस बैटल व्हील पर जगह जगह दरारें थीं और कुछ तो इतनी गहरी थीं कि वो किसी भी वक्त टूट सकता था। सबसे गहरी दरार तो इतनी भयंकर थी कि उसने उस पहिए को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया था। बस एक पतली हड्डी की रेखा थी जो उसे जोड़कर रखे हुए थी। देखने में वो बड़ा भयावह लग रहा था। ये रैंक 5 GU वर्म वाकई बदकिस्मत था। चांगशन यिन के हाथों पिटने के बाद उसका असली मालिक हाथों गू मर गया था, जिससे ये एक वाइल्ड गू बन गया था। वो बैटलफील्ड की हड्डियां खाकर किसी तरह जिंदा था, लेकिन अपने घाव भर नहीं पा रहा था। फिर उस पर फैंग युआन और गेयाओ दोनों ने हमला किया। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रैंक 6 GU था, लेकिन वो भी रैंक 5 GU को आसानी से वश में नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने बस इतना किया कि उसे मौत के कगार तक पीटकर काबू में लिया। लेकिन इसी वजह से अब वो बैटलबोन व्हील लगभग टूटने की हालत में था। उसके प्रकट होते ही कुछ हड्डी के टुकड़े गिर गए। कहा जा सकता था उसकी हालत अब और खराब नहीं हो सकती थी। फैंग युआन ने उपहार के डिब्बे से एक बोन बैम्बू ग्यू निकाला और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की औरा से उसे तुरंत रिफाइन कर लिया। वो ग्यू वर्म उंगली की हड्डी जैसे आकार का था, सफ़ेद और मोमबत्ती जैसा दिख रहा था। फैंग युआन ने उस बोन बैम्बू गू को हाथ में लिया और अपनी प्राइमीवल एसेंस को अपने इरादे के अनुसार चलाया, जो उसकी एपर्चर से निकलकर उसकी जीभ के नीचे पहुंचा। जीभ के नीचे गोस्ट फायर गू निवास करता था, जो अब नीली आग की एक छोटी गांठ बन चुका था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और बाहर फूंक मारी। एक आवाज के साथ उसने एक नीली ठंडी गोस्ट फायर बाहर निकाली। वो गोस्ट फायर बोन बैम्बू गू पर जा गिरी और धीरे धीरे उसके ऊपरी हिस्से को जलाने लगी। फैंग युआन ने नीचे से उस बोन बैम्बू ग्यू को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मोमबत्ती पकड़ता है। वो गोस्ट फायर जलती रही और उससे उठती ठंडक हड्डियों तक पहुंचने लगी। जैसे जैसे वो जलती गई, बोन बैम्बू ज्यू का ऊपरी हिस्सा पिघलता गया और सफ़ेद हड्डी के धुएं में बदल गया जो ऊपर उठ रहा था। फैंग युआन ने उस बोन बैम्बू गू को बैटल बोन व्हील के करीब किया तो वो सफ़ेद हड्डी का धुआं दरारों की तरफ खिंच गया, जैसे उसे किसी ने चूस लिया हो। बैटल बोन व्हील हल्का कांपा और धीरे धीरे उसकी मरम्मत होने लगी। कुछ देर बाद वो नीली गोस्ट फायर छोटी होने लगी। तब फैंग युआन ने फिर से सांस लेकर एक और आग बाहर निकाली और मोमबत्ती को जलाए रखा। 5 मिनट बाद वो बोन बैम्बू गू पूरी तरह जल चुका था। तब फैंग युआन ने दूसरा बोन बैम्बू गू निकाला और उसी गोस्ट फायर से उसे जलाया, जिससे फिर से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। ऐसे ही उसने बार बार वही प्रक्रिया दोहराई और करीब 30 बोन बैम्बू ग्यू जलाने के बाद आखिरकार उस सबसे गहरी दरार को पूरी तरह भर दिया। अब वो उपहार का डिब्बा जो बोन बैम्बू ज्यू से भरा था, उसका लगभग चौथाई हिस्सा खत्म हो चुका था।
अगर फैंग युआन पूरा बैटल बोन व्हील ठीक करना चाहता तो सिर्फ ये गू काफ़ी नहीं थे, और फिलहाल तो वो बैटल बोन व्हील लड़ाई के लायक भी नहीं बना था। सबसे गहरी चोट ठीक हो गई थी, लेकिन बाकी दरारें अब भी बनी हुई थीं। वो ऐसे था जैसे कोई मरीज जिसे फैंग युआन ने मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया हो, लेकिन वो अब भी गंभीर हालत में हो और इलाज जारी रखना पड़े। एक ही बार में मोटा नहीं हुआ जाता। बैटल बोन व्हील की चोटें बहुत गहरी हैं, लेकिन अगर ऐसा न होता तो मैं इसे काबू में नहीं कर पाता। अब चाहे ये पूरी तरह ठीक भी हो जाए, मेरी प्राइमीवल एसेंस इसे चला नहीं पाएगी। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। फैंग युआन बिस्तर से उठा, उसने अपने सुन्न हो चुके हाथ पांव हिलाए और खिड़की खोली। बाहर अंधेरा छा चुका था, आसमान में तारे चमक रहे थे। अब समय आ गया है। रात के भोज की बात सोचते हुए फैंग युआन अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही वो आंगन के बाहर पहुंचा, मन डुओ और गे ट्राइब के पिता पुत्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मन डुओ लॉर्ड चांगशन यिन को प्रणाम करता है। फैंग युआन को देखते ही मन डुओ ने आदर से झुककर अभिवादन किया। फैंग युआन ने सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराया और पूछा, क्या बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? मन डुओ ने आदरपूर्वक जवाब दिया, सिर्फ 6 घंटे हुए हैं, ये कोई बात नहीं। आपके द्वार पर खड़े होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सीनियर चांगशान यिन, मेरे पिता ने पास में ही एक भव्य भोज तैयार किया है। जी ट्राइब के पिता पुत्र भी आपके साथ चलेंगे। फैंग युआन ने मन डुओ की ओर देखा और मन ही मन थोड़ी दया महसूस की। यह युवक बुद्धिमान था, सक्षम था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला था। उसकी कल्टिवेशन एप्टीट्यूड बहुत कमजोर थी। वो फैंग युआन को अपने पिछले जीवन की याद दिला रहा था। ठीक है, चलो फिर। फैंग युआन अपने हम्प वुल्फ पर सवार हुआ और जी ट्राइब के क्षेत्र से बाकी लोगों के साथ बाहर निकला। मैन डुओ आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे दर्जन भर लोग अपने हम्प वुल्फ्स पर सवार थे। रात की ठंडी हवा कानों से गुजर रही थी और घास के मैदान पीछे की ओर बहते जा रहे थे। चांदनी ऐसे बरस रही थी जैसे कोई सफ़ेद जलधारा आसमान से उतर रही हो। पास की चीजें साफ दिखाई दे रही थीं, मगर दूर सब कुछ धुंध की चादर में लिपटा लगता था। नीचे की हरी घास से मानो पन्ने जैसी चमक झलक रही थी। पहाड़ों का आकार ऐसा था जैसे वे धीरे धीरे आसमान में बह रहे हों। ऐसे खूबसूरत आसमान के नीचे भेड़िए असीमित धरती पर दौड़ रहे थे और उस उजली चांदनी के बीच मानो आज़ादी का एक अनोखा एहसास तैर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दूर एक टीले पर हम्प वुल्व्स का एक और समूह दिखाई दिया। उनके पीछे कई ग्यू मास्टर्स बैठे थे। उनमें से एक के हाथ में एक बड़ा झंडा था जिस पर मैन लिखा था। फैंग युआन को देखते ही वो समूह अपनी वुल्व्स पर सवार होकर उनकी ओर बढ़ा। मैन डुओ मुस्कुराया और बोला, लॉर्ड चांगशन यिन, आगे जो व्यक्ति हैं वही मेरे पिता हैं। वे स्वयं आपको स्वागत करने आए हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की परंपरा थी कि अगर कोई सम्मानित अतिथि आता है तो मेज़बान उसे स्वागत करने के लिए 10 ली दूर तक जाता है। दोनों समूह आमने सामने मिले। मैन ट्राइब लीडर अपनी वुल्फ से उतरा, जोर से हंसते हुए आगे आया और बोला, हा, आज की चांदनी सूरज जैसी तेज है, मानो ये नॉर्दर्न प्लेन्स के वीर की वापसी का स्वागत कर रही है। लॉर्ड चैंग, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैन ट्राइब लीडर की ऊंचाई 9 फीट थी, शरीर बलिष्ठ और मांसल। उसने बिना बाहों वाला फर का वस्त्र पहना था, दोनों कंधे खुले थे। उसकी बाहें इतनी मोटी थीं जितनी किसी आम आदमी की टांगें होती हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, मानो आसमान ने मजाक किया। अचानक कुछ काले बादल छा गए, चांदनी गायब हो गई और पूरा घास का मैदान अंधेरे में डूब गया। मैन ट्राइब लीडर की जोरदार हंसी धीरे धीरे थम गई, माहौल थोड़ा असहज हो गया। मगर मैन डुओ चालाक था, उसने तुरंत हंसकर कहा, सीनियर चांगशान यिन हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं और पिता आप हमारे मैन ट्राइब के सबसे सम्मानित हीरो हैं। आज की ये रात 2 हीरोज की मुलाकात की है। देखिए, उनके महान आभा से आसमान तक कांप गया, हवा और बादल सब हिल गए। उसके यह शब्द सुनकर असहजता मिट गई। मैन ट्राइब लीडर का चेहरा सामान्य हो गया और वो फैंग युआन के पास चला आया। फैंग युआन और बाकी लोग भी अपनी वुल्फ से उतर गए। मंतु ने पहले आदरपूर्वक झुककर फैंग युआन को प्रणाम किया। फैंग युआन ने भी सीने पर हाथ रखकर नम्रता से प्रत्युत्तर दिया। फिर मंतु ने मन डुओ की ओर देखा और हल्की झिड़की के स्वर में कहा, बेवकूफ मत बन, मैं लॉर्ड चांग की बराबरी कैसे कर सकता हूं? लॉर्ड चैंग नॉर्दर्न प्लेन्स में वुल्फ किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी वुल्फ एंस्लेवमेंट स्किल से पूरी दुनिया हिला दी थी। उन्होंने रैंक 5 गू मास्टर हाटू गू को मार गिराया था, कई डाकुओं का सफाया कर दिया और एक बड़ा बुराई का अंत किया। उनका नाम इतिहास में दर्ज है। फैंग युआन हल्के से हंसा। ट्राइब लीडर मैन टू, आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? आप मैन ट्राइब के नेता हैं, आपके अधीन लगभग 1000 गू मास्टर्स हैं। आप सच्चे विजेता हैं। आपने मैन ट्राइब को कई युद्धों में जीत दिलाई और होंगयान वैली पर नियंत्रण किया। आप इस इलाके के असली ओवरलॉर्ड हैं। मेरी कल्टिवेशन तो रैंक 4 इनिशियल स्टेज तक गिर चुकी है,
जबकि आप पीक स्टेज पर हैं, आप मुझसे कहीं ऊपर हैं। मेरी वुल्फ एनस्लेवमेंट स्किल तो सिर्फ जानवरों को नियंत्रित कर सकती है, जबकि आप इंसानों को नियंत्रित करते हैं। हम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ट्राइब लीडर मैनट्यू ही सच्चे वीर और विजेता हैं। मंतु कुछ पल के लिए हैरान रह गया। वुल्फ किंग अपने घमंडी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, उसे बातचीत करना पसंद नहीं था, पर आज वो इतना सहज और नम्र हो गया था। फिर उसने सोचा कि शायद अब चांगशन यिन की उम्र बढ़ गई है, वो अब पहले वाला घमंडी यंगमैन नहीं रहा। अब उसके स्वभाव में ठहराव आ गया है, जो बिल्कुल सामान्य है। मंतु को उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन इतना विनम्र और मिलनसार निकलेगा। वुल्फ किंग जैसे व्यक्ति से ऐसी प्रशंसा पाकर वो अंदर से खुश हो उठा। उसने फैंग युआन को और भी ऊंची नज़र से देखना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी कल्टिवेशन अभी रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर थी, पर जिसने रैंक 5 हाटुगु को मार डाला था उसे कम आंकना मूर्खता होती। वो हंसते हुए बोला, लॉर्ड चैंग, 20 साल पहले आप रैंक 4 पीक स्टेज पर थे। भले ही आपकी कल्टिवेशन चोटों के कारण गिर गई हो, लेकिन आप फिर से जल्दी उभर सकते हैं और शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं। उस वक्त तो मेरी कल्टिवेशन आपकी बराबरी भी नहीं कर पाएगी। इतने में बादल हट गए और चांदनी फिर से धरती पर उतर आई। जी ट्राइब लीडर ने सही समय पर बात जोड़ी। हा, आप दोनों तो नॉर्दर्न प्लेन्स के सच्चे हीरो और कॉन्करर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बाघ और भेड़िए की मुलाकात लड़ाई में नहीं बदली, बल्कि आप दोनों ने एक दूसरे की सराहना की। ये नज़ारा देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मानो बादल हटे और चांद फिर से दिखाई दिया। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। मैनट्यू ने हंसते हुए कहा, ब्रदर जी, तुम्हारे शब्दों ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया। आओ लॉर्ड चैंग, भोज तैयार है, पास ही है। उसने भोज अपने शिविर में नहीं, बल्कि जी ट्राइब के इलाके के पास लगवाया था, ताकि अपनी मेहमाननवाजी और सच्चाई दिखा सके। फांग युआन मुस्कुराया, ठीक है, आप आगे चलिए, पर भीतर ही भीतर उसका दिल थोड़ा कस गया। अभी अभी जो बादल आए और चले गए, वो कोई साधारण बात नहीं थी। संभावना थी कि कोई जू मास्टर्स चल फिर रहे हों। उसे याद आया कि उसे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जू दफन किए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। उसका इमॉर्टल ग्यू ऑरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वो सोचने लगा, उम्मीद है कोई ग्यू इमॉर्टल उसे खोजने ना आ जाए। रात का आसमान बेहद शांत था, चांद अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। अचानक गहरे काले बादलों का एक विशाल झुंड धीरे धीरे आसमान में खिसकता हुआ दिखाई दिया। ऊपर से देखने पर वो भले सुस्त लग रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो बादल फैंग युआन और उसके साथियों के सिर के ऊपर से गुजरते हुए 5000 ली दूर दक्षिण दिशा में एक छोटी सी अनजान पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। उन काले बादलों ने चांदनी को ढक लिया, जिससे चारों ओर गहरी छाया छा गई और वो पहाड़ी अंधेरे में डूब गई। फिर अचानक बादल रुक गए। उनके भीतर से एक चमकदार तलवार जैसी रोशनी निकली। वो थी फ्लाइंग सॉर्ड लेटर ग्यू। वो चमकती तलवार जैसी रोशनी नीचे जाकर उस पहाड़ी की मिट्टी में घुस गई और एक रहस्यमयी जगह में समा गई, मानो गायब हो गई हो। कुछ देर बाद वो छोटी पहाड़ी जमीन के साथ कांप उठी। तेज लाल रोशनी की एक चमक फूटी, इतनी तेज जैसे डूबते सूरज की लाली हो। वो लाल चमक धीरे धीरे एक जगह इकट्ठी हुई और ऐसा लगने लगा जैसे वहां एक छोटा सूरज बन गया हो। उस सूरज जैसी लाल गेंद से सैकड़ों ली तक का इलाका चमक से नहा गया। फिर उस लाल सूरज से एक जेड का पुल निकल आया। उस पुल पर एक रैंक 6 गू इमॉर्टल प्रकट हुआ। उसका चेहरा जवान था, गोल और सफ़ेद, जैसे दूध में भीगे मोती की तरह। वो बर्फीले लोमड़ी के फर से बना सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने ऊपर आसमान में फैले बादलों की ओर देखा और मुस्कराते हुए बोला, गुईवांग, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे। किक किक किक। एक अजीब और डरावनी हंसी गूंज उठी और उसी के साथ कोई व्यक्ति उन बादलों के भीतर से बाहर आया। वो भी एक शक्तिशाली रैंक 6 गू इमॉर्टल था, वही गुईवांग। वो नीचे उतरने लगा, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसकी पीठ से हरे काले रंग के विशाल चमगादड़ के पंख निकल आए। पंखों को फड़फड़ाते हुए वो हवा में ही रुक गया और उस जेड पुल पर खड़े इमॉर्टल को घूरने लगा। लोनर होंगयू, ये रहे वो लावा बैट्स जिनका मैंने तुमसे वादा किया था। कुल 3 मिलियन और 5 लाख। देख लो, गुईवांग की भारी खरखराती आवाज निकली जो सुनने वालों की रूह तक कंपा दे। उसका चेहरा भी उतना ही डरावना था। उलझे बाल, ऊंचा माथा, गहरी आंखों के गड्ढे, बंद पलके और कान इतने बड़े जैसे उसके आधे सिर के बराबर हों। लोनर होंगयू ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी भूरी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं, जैसे किसी धातु को गर्म किया गया हो। उसकी दृष्टि सचमुच तपने लगी और उसने उन घने बादलों के भीतर झांक लिया। वहां असंख्य लाल भूरे रंग के चमगादड़ उड़ रहे थे, जो गर्मी की लपटें छोड़ रहे थे। वो चमगादड़ चीखते हुए चारों ओर मंडरा रहे थे।
होंग यू ने संतोष से सिर हिलाया। वास्तव में 3.25 मिलियन लावा बैट्स हैं। इनके होने से मेरे होंग यू ब्लेस्ड लैंड को हर महीने ज़मीन में लावा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। मैं इन लावा बैट्स को स्वीकार करता हूँ। किकी की किक। गुई वैंग जोर से हंस पड़ा और उसी के साथ काले बादलों में दरार सी पड़ गई। बादलों के टूटते ही वो असंख्य चमगादड़ बाहर निकले, जैसे काले और लाल रंग का झरना बह निकला हो, और सीधे उस सूरज जैसी लाल रोशनी में समा गए। हर ब्लेस्ड लैंड का दरवाज़ा अलग होता है। वो छोटा लाल सूरज दरअसल होंग यू ब्लेस्ड लैंड का प्रवेश द्वार था। जब सारे चमगादड़ अंदर चले गए, गुई वैंग बोला, लोनर होंग यू, अब जबकि तुमने इन बैट्स को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब तुम मेरे साथ लांगिया ब्लेस्ड लैंड पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। होंग यू मुस्कराया, बिल्कुल, मैंने जब कहा है तो निभाऊंगा भी। 1 महीने बाद हम लांगिया ब्लेस्ड लैंड चलेंगे, पर वो लैंड स्पिरिट अब भी वहां मौजूद है। सिर्फ हम दोनों से शायद काम न बने। गुई वांग ने गहरी आवाज में कहा, इसकी चिंता मत करो, मैंने हुआ है 3 इमॉर्टल्स को भी साथ बुला लिया है। होंग यू चौंक पड़ा, क्या राइचस पाथ के हुआ है 3 इमॉर्टल्स मान गए? गुई वांग ने हंसकर कहा, हाफ राइचस या डिमोनिक क्या होता है, सब अपने अपने फायदे की बात है। लांगिया ब्लेसेड लैंड में असंख्य रेसिपीज हैं, हुआ हाई 3 इमॉर्टल्स का मन भी ललचा गया है। होंग यू जोर से हंसा, हाँ, सही कहा तुमने। अब मुझे इन बैट्स की व्यवस्था करनी है, इसलिए गुई वांग, मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा। गुई वांग ने ठंडी सांस ली और अपने पंखों को फड़फड़ाया। उसका शरीर बिजली की तरह अंधेरे बादलों में गायब हो गया। बादल फिर से उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले और रास्ते में चांद को ढक लिया। जब वो पॉइजन ग्रासलैंड के आसमान में पहुंचे, अचानक बादल रुक गए। गुई वांग के चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे, ये क्या? किसी इमॉर्टल ग्यू की आभा? वो तुरंत नीचे उतरा और वहां खड़ा हो गया जहां कभी फैंग युआन और गे याओ पहली बार मिले थे। वो गहराई से हवा को सूंघता हुआ बोला, भले ही इमॉर्टल ज्यू की आभा अब बहुत कमजोर है, लेकिन ये असली इमॉर्टल ज्यू है। अजीब बात है, यहां किसी गू इमॉर्टल की मौजूदगी नहीं, पर इमॉर्टल गू की आभा है। क्या ये कोई जंगली इमॉर्टल ज्यू है? नहीं, इसकी बनावट इंसानी है। इसका मतलब किसी मॉर्टल ने इमॉर्टल ज्यू हासिल कर लिया। ये सोचते ही गुई वैंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा। 50 साल बीत चुके थे जब से वो गू इमॉर्टल बना था, मगर अब तक उसके पास कोई इमॉर्टल ग्यू नहीं था। मजबूर होकर उसे अब भी रैंक 5 के ज्यू वर्म्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इमॉर्टल गू बेहद दुर्लभ होते हैं। कई गू इमॉर्टल अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पर उन्हें एक भी इमॉर्टल ग्यू नहीं मिलता। क्या ऐसा तो नहीं कि आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद अब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही है? एक इमॉर्टल ज्यू का लालच कोई साधारण बात नहीं थी। गुई वांग का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने पर फैलाए और उस इमॉर्टल ज्यू की ऑरा का पीछा करते हुए उड़ चला। वो उस जीयू को उसकी छोड़ी हुई ऑरा की लकीर के सहारे ढूंढना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो रुक गया। उसके सामने सी ऑफ गोस्ट फेस सनफ्लावर फैला हुआ था। सोच भी नहीं सकता कि यहां इतनी सारी गोस्ट फेस सनफ्लावर हैं। केक, अब ये सब मेरी हैं। गुई वैंग ठंडी हंसी हंस पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, मगर फिर भी उसकी दृष्टि में कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी इच्छा जताई और उसके साथ उड़ रहा काला बादल घूमने लगा, जैसे कोई विशाल दैत्य नीचे उतरकर उन सनफ्लावर्स को निगल रहा हो। तुरंत ही अनगिनत गोस्ट फेस गू हवा में उड़े और कई गोस्ट क्राई गू ने चीखना शुरू कर दिया। नेदर गोस्ट क्लॉ। गुई वैंग ने हाथ फैलाया और हरे रंग का एक विशाल पंजे जैसा साया उभरा, जिसने उन गोस्ट क्राई गू और गोस्ट फेस गू को समेट लिया। कुछ ही पल में ढेरों जंगली जीव उसके हाथ लग गए। थोड़ी ही देर बाद वो काले बादल फिर आसमान में उड़ गए और नीचे की सनफ्लावर सी गायब थी। जमीन पर बस एक बड़ा गड्ढा बचा था। बहुत बढ़िया शिकार। गुई वैंग का मन खिल गया। इमॉर्टल जीव के मुकाबले ये तो बस एक छोटा एपेटाइजर था। गड्ढे से निकलकर गुई वांग ने माथे पर बल डाले। ये क्या हो रहा है? इमॉर्टल ज्यू की ऑरा कमजोर हो गई? क्या ये मोहरबंद है? वो फिर आगे बढ़ा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू की ऑरा का पीछा करते हुए बेहद तेजी से उड़ता हुआ। 15 मिनट बाद उसने भौहें चढ़ाईं। इमॉर्टल ग्यू की ऑरा जमीन से आसमान में कैसे चली गई? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कुछ सांसों बाद सब समझ गया। अच्छा, तो ये अर्थ स्पाइक रैट्स का इलाका है। लगता है कोई मॉर्टल ग्यू मास्टर यहां से उड़कर गुजरा है। उसके पास तो उड़ने वाला गू भी है, बुरा नहीं। गुई वांग हल्की हंसी हंसा और अपने पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ गया। वो फांग युआन के पुराने रास्ते पर बढ़ा और रास्ते में शैडो क्रोस से टकराया। छोटे मोटे पंछियों का झुंड। गुई वांग ने नाक से आवाज निकाली। उसका शरीर हल्का सा कांपा और 100 पेल वॉन्डरिंग गोस्ट्स बाहर निकल आए। Rank 500 Ghost Night Travel GU. वो भटकती आत्माएं इधर उधर उड़कर शैडो क्रोस से टकराने लगी, उनकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया।
पर क्रो का शरीर जस का तस रहा। वो जमीन पर गिरते ही अर्थ स्पाइक रैट्स ने उन्हें नोच नोच कर खा लिया। गुई वांग ने जैसे कत्लेआम मचा दिया हो। इस जगह की खून की गंध और तेज हो गई, जिससे और शैडो क्रोज वहां उतरने लगे और साथ ही अर्थ स्पाइक रैट्स का पूरा झुंड बाहर निकल आया गुई वांग पर हमला करने के लिए। गुई वांग मुस्कुराया और 100 गोस्ट नाइट ट्रैवल गू के साथ सैकड़ों गोस्ट फेस गू सक्रिय किए। तुरंत ही हवा में भूतिया आत्माएं घूमने लगीं, अलग अलग चेहरे हवा में तैरने लगे, जैसे कोई पत्थर की चक्की अपने रास्ते की हर चीज को पीस रही हो। सैकड़ों हजारों शैडो क्रोज आसमान से गिर पड़े, जैसे पकौड़ी उबलते पानी में डाली जा रही हो। अर्थ स्पाइक रैट्स उनके शरीरों पर टूट पड़े, मगर उन भूतों और गोस्ट फेसेस ने उन पर भी भारी नुकसान पहुंचाया। अर्थ स्पाइक्स लगातार गुई वांग के शरीर से टकरा रहे थे, मगर उसके शरीर पर फैली काली रोशनी ने सबको रोक दिया। वहीं कई शैडो क्रोज अपने लोहे जैसे पंजों से उस पर हमला कर रहे थे। गुई वांग ने न तो बचाव किया और न ही रास्ता बदला, वो सीधा आगे बढ़ता गया। अगर कोई रैंक 5 गू मास्टर होता तो इतनी देर तक हर सेकंड इतने हमलों के बीच उसका प्राइमीवल एसेंस खत्म हो जाता। पर गू इमॉर्टल के पास इमॉर्टल एसेंस होता है। एक हरे अंगूर जैसी इमॉर्टल एसेंस की एक बूंद को इतनी मात्रा में डाइल्यूट किया जा सकता है कि वो किसी ब्लेस्ड लैंड को दसियों या सैकड़ों साल तक भर सके। इसका मतलब हर गू इमॉर्टल के पास प्राइमीवल एसेंस का असीम भंडार होता है, जिससे वो रैंक 5 ज्यू को लगातार इस्तेमाल कर सकता है। हजारों शैडो क्रोज की कुर्बानी के बाद आखिर वो डर कर पीछे हट गए। गुई वांग ने उनका पीछा नहीं किया और अर्थ स्पाइक रैट्स के इलाके को पार करते ही वो उसी जगह उतरा जहां फैंग युआन उतरा था। यहीं फैंग युआन ने डस्टी गू का इस्तेमाल ब्राइट पर्ल गू पर किया था। ये क्या, औरा फिर पतली हो गई? कोई मॉर्टल इमॉर्टल ज्यू को कैसे सील कर सकता है? नहीं, एक और संभावना है। शायद वो इमॉर्टल ज्यू बुरी तरह घायल है, मरने के कगार पर। मुझे जल्दी करनी होगी। गुई वांग के दिल में दबाव बढ़ने लगा और वो जमीन के करीब उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उसने एक और रैंक 5 ज्यू वर्म सक्रिय किया ताकि उसकी गति और बढ़ जाए। 20 मिनट बाद वो उस बैटलफील्ड पर पहुंचा जहां चांगशन यिन और हातु गू की मृत्यु हुई थी। यहीं फांग युआन ने चांगशान यिन का शव निकाला और डार्क टॉस गू का प्रयोग करके फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की ऑरा को फिर से दबा दिया था। जब गुई वांग ने महसूस किया कि अब इमॉर्टल ग्यू की ऑरा लगभग गायब हो चुकी है, तो उसका सब्र जवाब देने लगा। उसने कुछ पल रुककर अपने इन्वेस्टिगेटिव ज्यू से आसपास की जांच की, लेकिन कुछ न पाकर आगे बढ़ गया। ये इमॉर्टल गू मेरा ही होगा, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ, मुझे उसे पाना ही है। गुई वांग जमीन के करीब उड़ते हुए मन ही मन कसम खा चुका था। उधर दावत काफी देर से चल रही थी। जवान लड़कियां नाच रही थीं, शराब और स्वादिष्ट भोजन का आनंद सब ले रहे थे। इस रौनक के बीच फैंग युआन और मन तो अब भाईचारे में बंध चुके थे। ब्रदर मैंट्यू, मैं तुम्हें ये जाम पेश करता हूं। उम्मीद है कि तुम मेरी एक मदद करोगे। जी ट्राइब के साथ अपना रिश्ता सुधार लो। फैंग युआन ने प्याला उठाकर पी लिया। मैंट्यू के चेहरे पर झिझक का भाव आया, लेकिन उसने भी प्याला खाली किया और बोला, ब्रदर चैंग का जाम मैं ठुकरा नहीं सकता, मगर होंगियन वैली एक छोटी सी जगह है। हमारी मैन ट्राइब बहुत तेजी से बढ़ी है, अब हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हमें एक और ट्राइब का भार उठाना पड़े तो मुश्किल होगी, और ऊपर से जी ट्राइब ने वादा तोड़ दिया। शादी का मामला टलता गया और आखिर में टूट ही गया। हम वाकई बहुत नाराज और निराश हैं। मंतु का लहजा भले ही गुस्से से भरा था, मगर उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। वो जी ट्राइब को अपने में मिलाना चाहता था, मगर उसके पास कोई ठोस बहाना नहीं था। और ऊपर से जी ट्राइब का बूढ़ा ट्राइब लीडर रैंक 4 गू मास्टर था। जब तक वो जिंदा था, मैन ट्राइब उनके ऊपर आसानी से कब्जा नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब मन डुओ ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने तुरंत मंजूरी दे दी। लेकिन जब गे ट्राइब से गेयाओ की मौत की खबर आई तो मंतु ने उस पर यकीन नहीं किया। उसके हिसाब से ये गे ट्राइब का बहाना था। जब उन्हें पता चला कि मंतु दरअसल उन्हें निगल जाना चाहता है। जब बात जी ट्राइब की चली तो महफिल का जोश अचानक ठंडा पड़ गया। पुराने जी ट्राइब लीडर फौरन खड़े हो गए और सफाई देने लगे। जी ग्वांग एक तरफ खड़ा था, अपने पिता को देख रहा था। उसके दिल में कड़वाहट और दर्द दोनों थे। उसकी बहन मर चुकी थी, उसके पिता शोक में डूबे थे। वो चाहता था कि ये सब झूठ हो जाए, लेकिन अब उसे दूसरों के सामने ये साबित करना पड़ रहा था कि उसकी बेटी सचमुच मर चुकी है। ये उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। उधर मन तो उनकी बातें सुन रहा था, पर मानने को तैयार नहीं था। चांगशन यिन एक राइचस हीरो था, और वही चांग ट्राइब का वो जीनियस गू मास्टर था जिसे उस वक्त की चांग ट्राइब ने खुद तैयार किया था। जब उसने हाटू गू और उसके डाकुओं को मार गिराया था, तब उसे लोगों ने खूब सराहा था। उसकी नाम प्रतिष्ठा चारों ओर फैल चुकी थी। पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में उसका नाम हर कोई जानता था। इसलिए चांगशन यिन के सम्मान में मंतु ने पूरा ध्यान दिया। लेकिन चांगशन यिन की प्रतिष्ठा चाहे 5-6 गुना ज्यादा भी होती,
वो गे ट्राइब को निगल जाने के फायदे के सामने कुछ नहीं थी। अब जब उसके पास एक पुख्ता बहाना था तो मंतु उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। वो धैर्य दिखाते हुए जी ट्राइब लीडर की बात पूरी सुनकर अपने तीसरे बेटे की तरफ देखने लगा। मैन डुओ के दिल में ठंडी हंसी गूंज उठी। वो खड़ा हुआ और फैंग युआन की तरफ झुककर बोला। उसने सबके सामने एक जू वर्म निकाली। कृपया इसे देखिए सीनियर चैंग। वो गू किसी तितली जैसी दिखती थी। उसका लंबा शरीर अगरबत्ती जैसा था और उसकी पूंछ से मोटा धुआं उठ रहा था। वो धुआं कभी इंद्रधनुष जैसे रंगों में बदल जाता था तो कभी रंगहीन और बिना गंध का हो जाता था। फैंग युआन की नज़र चमकी। क्या ये वही प्राचीन चेस स्मोक गू है? मैन डुओ कुछ पल को ठिठक गया, फिर प्रशंसा के लहजे में बोला, सीनियर ने बिल्कुल सही पहचाना। ये जूनियर तो सीनियर के ज्ञान का मुरीद हो गया। ये जीव मुझे संयोग से मिला था। जो भी इस धुएं से छू जाए वो महीनों तक इससे मुक्त नहीं हो पाता। किसी के निशान ढूंढने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। थोड़ा रुककर वो बोला, सच कहूं तो जब मैंने पहली बार गे याओ को देखा था तभी मैंने इस गू का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम इस स्मोक ज्यू को सक्रिय करें तो उसके निशान साफ साफ दिखाई देंगे। मैन डुओ के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। जी ट्राइब लीडर, अगर हम इस जू का इस्तेमाल करें और जी याओ के निशान आपके ही कैंप में मिल जाएं तो क्या किया जाए? वो जी ट्राइब को निगल जाना चाहता था और ये चेस स्मोक ज्यू का सुझाव भी उसी का था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मैन डुओ की धमकी के बावजूद जी ट्राइब के पिता पुत्र के दिल में राहत आ गई। ये चेस स्मोक ज्यू वाकई बेहतरीन थी। एक बार इस्तेमाल हो जाने पर यह साफ कर देती कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन फैंग युआन का दिल बैठ गया। ये चेस स्मोक ज्यू किसी को भी दाग सकती थी जो इसके करीब गया हो। वो तो गे याओ के काफी करीब जा चुका था, यहां तक कि उसे गले भी लगाया था। अगर धुएं ने उसे पकड़ लिया तो उसका राज खुल जाएगा। अब क्या करे? फैंग युआन ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी। उसका मन जैसे डूबने लगा। उसके पास जो गू वर्म्स थे वो चांगशान यिन की एंस्लेवमेंट पाथ के थे। वो बड़े युद्धों में काम आते थे लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई में लगभग बेकार थे। इस दावत में वो सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर था, जबकि मैन ट्राइब और जी ट्राइब के लीडर दोनों उससे ऊंचे कल्टिवेशन पर थे। वहां कई एल्डर्स और रैंक 3 के गार्ड्स भी मौजूद थे। भले ही वो अपने भेड़ियों को बुला भी लेता, 2-3 हजार आम भेड़िए भी इस हालात को नहीं पलट सकते थे। फैंग युआन का दिमाग बिजली की तरह चल पड़ा। हर संभव रास्ता उसने पल भर में सोच डाला। फिर अचानक वो जोर से हंसा। बहुत अच्छा। अगर चेस स्मोक ग्यू से सच साबित हो सकता है तो इस्तेमाल करो जूनियर, जल्दी करो। वो वक्त निकालना चाहता था या इसे टालना चाहता था, पर अब वो संभव नहीं था। एक आउटसाइडर होकर अगर वो चेस स्मोक ज्यू के इस्तेमाल का विरोध करता तो सबको शक हो जाता। और ऊपर से मैन ट्राइब और जी ट्राइब दोनों ही इसे इस्तेमाल करके कुछ साबित करना चाहते थे। अब किसी की राय बदली नहीं जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात, चेस स्मोक गू उनके पास थी। फैंग युआन चाहे जितना मना करे, क्या वो मैन ट्राइब को रोक सकता था? इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर उन्हें कहा, जिससे सबको ये लगे कि वो एकदम बेदाग और निडर है। फैंग युआन की बात सुनकर मन तो खुश हो गया। जब भाई चांगशन यिन ने कह दिया है, बेटे इसे इस्तेमाल करो। लेकिन मन डुओ का मन भारी हो गया। उसने सबके चेहरे देखे। मैन ट्राइब के पिता पुत्र दोनों की आंखों में उत्सुकता थी। क्या गे याओ सच में मर चुकी है? मन में ये सोचते हुए मन डुओ ने अपनी बेचैनी पर काबू पाया और अपनी इच्छा से उस चेस स्मोक को सक्रिय कर दिया। तभी अचानक हवा में रंगहीन और गंधहीन धुआं उभर आया जो कुछ ही पलों में काला पड़ गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो... सबकी नजरें एक ही जगह टिक गईं क्योंकि फैंग युआन के ऊपर अब घना काला धुआं मंडरा रहा था। ये रोशनी से भरे हुए उस बैंक्वेट में बहुत साफ दिख रहा था। एक पल में ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। जो माहौल कुछ देर पहले हंसी खुशी से भरा था वो अचानक गंभीर और ठंडा हो गया। कोई कुछ नहीं बोला, सबके दिलों में एक भारीपन था। फैंग युआन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन दोनों झलक रही थीं, जैसे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। जैसे उसे लगा कि वो अब भी लोगों का ध्यान पूरी तरह नहीं खींच पा रहा। वो अपनी जगह से उठ गया और भीड़ के बीच चलने लगा। जहां जहां वो गया काला धुआं उसके पीछे चलता रहा। उसकी एक लंबी धुएं की पूंछ बन गई। मन डुओ की आंखें हल्की हल्की चमकीं। तभी मन ने हंसकर कहा, इसका मतलब भाई चांगशन यिन की मुलाकात गे याओ से हो चुकी है और शायद दोनों के बीच कुछ नज़दीकी भी रही है। ओल्ड मैन ट्राइब लीडर ने फैंग युआन की ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन और गहराई थी, न यकीन था न इनकार। जी ग्वांग, जो अभी भी काफी यंग था, खुद पर काबू नहीं रख सका। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और संदेह भरी नजरों से फैंग युआन की ओर देखते हुए बोला, अंकल चांगशान यिन, ये क्या हो रहा है? क्या आप सच में पॉइजन ग्रासलैंड में मेरी सिस्टर जी याओ से मिले थे? फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया।
उसने कोई सफाई नहीं दी, बस वापस अपनी जगह बैठ गया और शांत स्वर में बोला, सच कहूं तो जितना शक तुम्हें हो रहा है उतना ही मुझे खुद पर हो रहा है। आखिर ये धुआं मेरे पीछे क्यों चल रहा है? मैंडुओ ने थोड़े तीखे लहजे में कहा, सीनियर चांग तो नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं, उनकी शंका पर कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं। सीनियर चांग शानयिन। जे ग्वांग अब और नहीं सह सका। उसने फैंग युआन की ओर देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। फैंग युआन ने सीधा उसकी आंखों में देखा, बिना किसी झिझक के, और फिर पुराने जी ट्राइब लीडर की ओर मुड़ा। ब्रदर जी, आप तो मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं वुल्फ किंग के नाम की कसम खाता हूं, मैंने पॉइजन ग्रासलैंड में आपकी बेटी से कभी मुलाकात नहीं की। जी ट्राइब लीडर ने अपना दायां हाथ सीने पर रखा और बेहद गंभीर होकर बोला, ब्रदर चंग शनयिन, जब हम पहली बार मिले थे तभी मैं समझ गया था कि आप सच्चे व्यक्ति हैं। मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं। जी ग्वांग चुप रहा। उसके चेहरे पर असंतोष तो था, लेकिन उसने खुद को रोका। फैंग युआन जानता था कि ये छोटा सा भरोसा उनके शक को मिटाने के लिए काफी नहीं है। वो थोड़ी देर सोचने का भाव बनाकर बोला, मैं 20 साल तक सोया रहा, फिर पॉइजन ग्रासलैंड से निकल पड़ा। रास्ते में कई पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को मैंने वश में किया। ठंडी रातों में मैं उन्हीं की खाल पर सोता था ताकि गर्मी मिल सके। शायद उन्हीं में से किसी वुल्फ ने भाई की बेटी को खा लिया होगा, और जब मैंने उसे छुआ तो वो धुआं मुझ पर आ गया। क्या सच में ऐसा हुआ? जी ग्वांग ने दांत भींचते हुए कहा, उसकी आंखों में शक की लपटें थीं। फैंग युआन की बात तर्कसंगत लग रही थी। आखिर उसने खुद देखा था कि जब उसने फैंग युआन को विंड वुल्फ ग्रुप से बचाया था तब वो पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को नियंत्रित कर रहा था। सच जानना मुश्किल नहीं है, फैंग युआन ने कहा, मेरे वुल्फ पैक अभी भी जी ट्राइब के रांच में है। अगर सब चलें तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। इस बात ने सबकी दिलचस्पी जगा दी। मन तुनेगे ट्राइब के पिता और बेटे की ओर देखते हुए कहा, तो फिर हम चलें? ओल्ड जी ट्राइब लीडर खड़ा हुआ, हाँ चलो, हम सब गवाह रहेंगे। सभी ने अपने हम्प वुल्फ्स पर सवार होकर जी ट्राइब के रांच की ओर रुख किया। वहां फैंग युआन का वुल्फ पैक आराम कर रहा था। सभी वुल्व्स ताकतवर और स्वस्थ थे। रात के आकाश के नीचे पॉइजन बियर्ड वुल्व्स की आंखें चमक रही थीं, वे और भी जीवंत दिख रहे थे। चेस स्मोक ग्यू के काले धुएं की मदद से जल्दी ही पता चल गया कि उनमें से कुछ पॉइजन बियर्ड वुल्व्स पर फैंग युआन से भी ज्यादा घना धुआं था। हे लॉन्जेविटी हेवन, हमारे पूर्वजों की कृपा से आखिर मेरी बेटी के हत्यारे का पता चल गया, जी ट्राइब लीडर ने चीखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। फिर वो झुककर फैंग युआन को प्रणाम करने ही वाला था कि फैंग युआन ने उसे रोक लिया। ब्रदर जी, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, फैंग युआन ने शांत स्वर में कहा, ये पॉइजन बियर्ड वुल्व्स अब तुम्हारे हवाले हैं, जैसे चाहो वैसा करो। ओल्ड जी ट्राइब लीडर रो पड़ा, बेनेफैक्टर चांग शानयिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की जान बचाई और मेरी बेटी के हत्यारों को ढूंढ निकाला। अब से आप हमारे जी ट्राइब के सबसे करीबी मित्र रहेंगे। जी ग्वांग कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि फैंग युआन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन ये बात पूरी तरह साबित नहीं करती कि वो निर्दोष है। अगर चांग शानयिन ने ही उसकी सिस्टर को मारा हो और उन पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को उसका शव खाने का आदेश दिया हो तो परिणाम यही होता। मन तो पास में खड़ा बेचैन था। वो शुरुआत से ही नहीं मानता था कि गे याओ मर चुकी है। अगर जी ट्राइब ने चेस स्मोक गू का इस्तेमाल किया हो और जी याओ के साथ मिलकर ये सब झूठ रचा हो तो ये धोखा बहुत आसानी से किया जा सकता था। इसलिए उसने कहा, जी ट्राइब लीडर, आपने सचमुच भाई चांग शानयिन को गलत समझा है। भाई चांग नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं। वे इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं कि ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि हम इस चेस स्मोक ज्यू के निशान का पीछा करते हुए पॉइजन ग्रासलैंड तक जाएं और सबूत इकट्ठा करें ताकि भाई चांग का नाम पूरी तरह साफ हो सके। वो असल में फैंग युआन के बहाने गे याओ की सच्चाई जानना चाहता था कि वो सच में मरी या जिंदा है। अगर जी याओ पॉइजन ग्रासलैंड में गई थी तो निश्चित रूप से उसके रास्ते में धुएं के निशान मिलेंगे। तभी जी ग्वांग बोला, इसकी जरूरत नहीं। मेरे पास अंकल चांग शानयिन की बेगुनाही साबित करने का एक तरीका है। फादर, जब आपने सिस्टर के लिए वो प्रेशस वाटरपाथ गूवर्म्स तैयार किए थे तब आपने उन पर रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू लगाया था। सिस्टर को इसकी पूरी जानकारी थी। आपने कहा था कि अगर उसकी मृत्यु हो तो वो उन जू वर्म्स को सुरक्षित रखेगी ताकि हत्यारा पकड़ा जा सके। अब बस आप वो हिंट्स एंड क्लूज गू निकालिए, वही सब कुछ साबित कर देगा। इतना कहकर गे ग्वांग ने फैंग युआन की ओर गहरी नजरों से देखा। गुईवांग तेजी से आगे बढ़ रहा था, उस हल्के इमॉर्टल ग्यू की आभा का पीछा करते हुए जो उसे एक बर्फीले फूल स्नोस्पायरिया तक ले आई। इमॉर्टल ग्यू की आभा यहीं रुक गई है, निशान यहीं खत्म हो रहे हैं। गुईवांग की नजरें बेचैन हो उठीं, वो उस स्नोस्पायरिया के चारों ओर खोजने लगा। नहीं, यहां कोई इमॉर्टल ग्यू नहीं है। इस स्नोस्पायरिया में जो स्नो वॉश गू था वो भी पहले ही लिया जा चुका है, मतलब कोई यहां आया था।
लेकिन अगर कोई आया था तो इमॉर्टल ज्यू कहाँ गया? अगर इमॉर्टल ज्यू आगे बढ़ता तो उसकी आभा भी आगे बढ़ती, लेकिन यहां तो वो खत्म हो गई है। क्या इमॉर्टल ज्यू मर गया? गुई वांग ने शक जताया, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने जांचने वाले गू का इस्तेमाल किया और पूरे इलाके को बारीकी से खोज डाला। नहीं, कुछ नहीं मिला। उसने दांत भींचे, दिल में गुस्सा और अफसोस भरा हुआ था। रुको! अचानक उसकी नज़र तेज हो गई, जैसे कोई ख्याल आया हो। इस जहरीले घास वाले इलाके के बीच में जीडू ब्लेस्ड लैंड है, जहां रैंक 7 की गू इमॉर्टल लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन रहती है। क्या उसने इमॉर्टल ज्यू ले लिया? कोई साधारण मॉर्टल तो इमॉर्टल ज्यू अपने एपर्चर में रख ही नहीं सकता, लेकिन ज्यू इमॉर्टल का एपर्चर उसे संभाल सकता है। अगर इमॉर्टल ज्यू उसके एपर्चर में गया है तो उसकी आभा बाहर नहीं आएगी। यही सबसे तर्कसंगत वजह है। मतलब लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन घर पर बैठी थी और इमॉर्टल ज्यू उसके दरवाजे तक चला आया। धिक्कार है, किस्मत खराब है, गुई वांग ने पैर पटकते हुए गाली दी। उसे ये मानना ज्यादा अच्छा लगा कि गू लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन ने ले लिया, बजाय इसके कि वो मर गया। लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि असली इमॉर्टल गू मरा नहीं था, बल्कि फैंग युआन ने आयन कैबिनेट गू से उसकी आभा को सील कर दिया था और फिर पीछे लौटते हुए उसे रास्ते में कहीं गाड़ दिया था। गुई वांग उस आभा का पीछा करता गया, जबकि फैंग युआन उस सीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। गू वर्म की आभा धीरे धीरे कमजोर होती गई, जिससे गुई वैंग को लगा जैसे गू रास्ते में कहीं खत्म हो गया हो। गुई वैंग आगे पीछा करता गया। उसे क्या पता था कि रास्ते में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को फैंग युआन ने कहीं गाड़ रखा था। जब उसने लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन के बारे में सोचा तो जलन और नफरत ने उसके सोचने की दिशा ही बंद कर दी। लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन एक रैंक 7 की गू इमॉर्टल है, बहुत ताकतवर। मैंने हुआ हाई 3 इमॉर्टल्स और लोनर होंग यू को लांगया ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए इसलिए राजी किया क्योंकि उन्हें फायदा था। लेकिन जीडू ब्लेस्ड लैंड पर हमला करवाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई सौदा नहीं है। ये वाकई बहुत झुंझलाहट वाली बात है। अगर मैं 10 दिन पहले आया होता तो शायद इमॉर्टल ज्यू मेरा होता। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, समय देखकर लगता है कि जीडू ब्लेस्ड लैंड अब अपने दरवाजे खोलेगा और अंदर का जहर बाहर निकालेगा। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे अब निकल जाना चाहिए। गुई वांग ने पैर पटके और उड़कर काले बादलों में जा मिला। काले बादल हिलते रहे और गुई वांग गुस्से में चारों तरफ देखता रहा। बहुत देर बाद वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गया। ये रात तो जैसे हलचल के लिए बनी थी। जी ट्राइब के खेतों में सबकी नजरें फैंग युआन पर टिकी हुई थीं। अगर फैंग युआन ने सच में जियाओ को मारा होता और उसका गू ले लिया होता तो हिंट्स एंड क्लूज गू तुरंत उसकी पोल खोल देता। फिर फैंग युआन का पहले का झूठ भी उजागर हो जाता। अगर तुमने गे याओ से मुलाकात ही नहीं की तो तुम्हारे पास उसका गू कैसे आया? उस वक्त कोई सफाई काम नहीं आती। बेटा, जी ट्राइब के नेता ने गुस्से से जी ग्वांग की ओर देखा। बेनिफैक्टर चांग शानयिन इतने राइचस और साफदिल इंसान हैं और तू उन पर शक कर रहा है। तुरंत घुटनों पर बैठ जा और हमारे बेनिफैक्टर से माफी मांग। पिता, जी ग्वांग हैरान रह गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पिता यूं भड़क उठेंगे। वो मन ही मन सोचने लगा, पिता तो हमेशा बहन का बदला लेने की बात करते थे। मैंने तो बस वही किया जो उन्हें नहीं सूझा, फिर गलती मेरी कहाँ हुई? उधर मैन ट्राइब के पिता पुत्र ये तमाशा मजे से देख रहे थे। ब्रदर जी, आपके बेटे ने कहा कि आपके पास हिंट्स एंड क्लूज गू है, फैंग युआन ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। तो कृपया उसे निकालिए और सक्रिय कीजिए। ये बूढ़े जी ट्राइब नेता थोड़ी देर झिझके। ब्रदर जी, फैंग युआन ने मुस्कराते हुए कहा, अगर मेरे निर्दोष होने का सबूत आपके पास है तो उसे छिपा क्यों रहे हैं? हाँ, मुझे तो खुशी होगी उसे देखकर। जी ट्राइब नेता ने कुछ पल फैंग युआन के चेहरे को गौर से देखा, फिर मैन ट्राइब के पिता पुत्र की तरफ निगाह डाली। दोनों चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में गहराई थी। ठीक है, जब बेनिफैक्टर चांग शानयिन खुद कह रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। जी ट्राइब नेता ने दांत भींचते हुए हिंट्स एंड क्लूज गू निकाल लिया। वो जीव काले मकड़ी जैसा दिख रहा था, मुट्ठी के आकार का, मोटा और भरा हुआ। 8 पैरों पर काले बाल और उनके सिरे पानी की बूंद जैसे चमकदार। जी ट्राइब नेता ने उसमें अपना प्राइमीवल एसेंस डाला और हिंट्स एंड क्लूज गू से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। 500 ली की दूरी तक अगर कोई ज्यू वर्म उसके मालिक के निशान वाला होता तो ये लाल रोशनी छोड़ता और उसकी दिशा दिखाता। अगर वो ज्यू वर्म मालिक के एपर्चर के अंदर होता तो इसकी सीमा सिर्फ 1000 कदम होती। लेकिन ये ज्यू शांत रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर जी ग्वांग जमीन पर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर से झुककर बोला, अंकल चांग शानयिन, मुझसे गलती हो गई। मैं सच जानना चाहता था, लेकिन मैंने आपको ठेस पहुंचाई। कृपया मुझे सजा दीजिए। फैंग युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी उठो,
मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मेरी बेगुनाही साबित की। तुमने आखिर किया ही क्या गलत? इतना कहकर उसने गे ग्वांग को उठने में मदद की। अब कहानी लौटती है उस दिन पर जब फांग युआन ने गे याओ को मारा था। मरने से पहले वो यंग लड़की रोते हुए बोली, चांगशान यिन, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में कैसे रुकावट बन गई। लेकिन अब भले ही तुम मुझे मार दो, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। शायद तुम बदला लेना चाहते हो। मैं अपने सारे ज्यू वर्म्स तुम्हें छोड़ रही हूं। उम्मीद है ये तुम्हारी राह में किसी काम आएंगे। खून खांसते हुए वो लड़की एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं मरने वाली हूं, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी गुजारिश है। क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? मैं बस तुम्हारे गर्म आलिंगन का एहसास चाहती हूं। लेकिन फांग युआन जरा भी नहीं हिला। उसकी निगाहें ठंडी थीं, बस उस लड़की की तरफ देख रही थीं। उसने देखा कि लड़की की आंखों की चमक धीरे धीरे मुरझा रही है। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। आखिरकार वो फूल जैसी लड़की ठंडी लाश में बदल गई। फांग युआन काफी देर तक चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वो खुद से बुदबुदाया, उसने अपने सारे जीव मुझे क्यों दे दिए? इसका मतलब क्या है? वो सच में चांगशान यिन से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मैं जिसने उसे मारा उससे नफरत कैसे नहीं कर सकती? उसका प्यार बस एक यंग लड़की का अल्पकालिक स्नेह था जो कुछ ही दिनों में पनपा। लेकिन उसकी नफरत तो उसकी मौत की थी, अपने जीवन छिन जाने की नफरत। ये तो साफ है कि कौन सा एहसास ज्यादा प्रबल होगा। ये लड़की अब भी बहुत यंग थी, उसका अभिनय बहुत कमजोर था। जब वो मुझसे बात कर रही थी तब भी उसकी आंखों में वो नफरत छुपी नहीं रह पाई। भले ही मुझे गूवर्म्स की कमी थी और उसके गूवर्म्स बहुत उच्च स्तर के थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें मेरे लिए छोड़ा था। एहतियात के तौर पर मुझे उन्हें नहीं लेना चाहिए। फिर फांग युआन ने अपनी इच्छा जताई और उसके पॉइजन बियर्ड वुल्व्स ने आगे बढ़कर उसकी लाश को चट कर लिया, जब तक कुछ भी बाकी नहीं रहा। शुरू से लेकर अंत तक उसने गे याओ के एपर्चर में रखे किसी भी ज्यू वर्म को नहीं छुआ। जब ये बात साफ हो गई तो जी ट्राइब लीडर ने राहत की सांस ली। वो फांग युआन की बहुत तारीफ करने लगा, भाई चांगशान यिन, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। तुम सच में घास के मैदानों के महान नायक हो। तुम्हारा आचरण आज की चांदनी की तरह निर्मल है, जैसे पानी की तरह शुद्ध। चाहे जमीन कितनी भी गंदी क्यों ना हो, वो चांद को गंदा नहीं कर सकती। चाहे बादल कितने भी घने हों, वो तुम्हारी रोशनी को रोक नहीं सकते। हमारी जी ट्राइब तुम पर बहुत ऋणी है। मेरा बेटा जल्दबाजी में था, उसने तुम पर शक किया। हमारे पास एक रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज ज्यू है। मैं ये तुम्हें माफी के तौर पर देना चाहता हूं। कृपया इसे स्वीकार कर लो, वरना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। रैंक 5 ज्यू बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन सबकी निगाहों के सामने जी ट्राइब लीडर ने उसे फांग युआन को सौंप दिया। फांग युआन ने कुछ बार इनकार किया, लेकिन जी ट्राइब लीडर बहुत अडिग था, इसलिए उसे मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह फांग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स में अपनी दूसरी रैंक 5 जीयू मिल गई। इसके बाद सब लोग देर रात तक भोज में आनंद लेते रहे और चांदनी के नीचे खुश होकर विदा हुए। मंतु ने फांग युआन को दिल से आमंत्रित किया कि वो उसकी ट्राइब में अतिथि बने, लेकिन फांग युआन ने कहा कि वो जल्द ही रवाना होगा हीरोज असेंबली में शामिल होने के लिए, पर जाने से पहले वो मैन ट्राइब जरूर जाएगा। जब फांग युआन और जी ट्राइब के पिता पुत्र हम्फ वुल्व्स पर सवार होकर निकल गए, तब मैनट्यू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी शक्ल काली पड़ गई। लगता है कि वो गे याओ सच में मर चुकी है। मंतु की आवाज भारी थी। पिता, चिंता मत करो, बगल में खड़े मैन डुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जी ट्राइब होंगयान वैली का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे तो हमसे ही गुजारिश करनी पड़ेगी, उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। बेटे की बात सुनकर मंतु का चेहरा थोड़ा सहज हुआ। उसने मन डुओ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। इन सालों में मैन ट्राइब का विस्तार तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हारी एप्टीट्यूड सी ग्रेड की है, तुम्हारी क्षमता सीमित है। जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊं और तुम्हारा बड़ा भाई मैन ट्राइब का नेता बने, तो तुम्हें उसे अच्छे से सहायता करनी होगी। हाँ पिता, आप चिंता न करें, मन डुओ ने आदरपूर्वक कहा, लेकिन भीतर ही भीतर वो ठंडी हंसी हंस रहा था। वो भी तो अपने पिता का बेटा था, तो फिर वो ट्राइब लीडर बनने की दौड़ में क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ एप्टीट्यूड के कारण वो नेता नहीं बन सकता। नहीं, अगर एल्डर ब्रदर ट्राइब लीडर बना तो वो मुझे जरूर मार देगा। अफसोस, मैं तो गे याओ से शादी कर उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहता था, ताकि गे ट्राइब हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन किस्मत ने मजाक कर दिया, गे याओ तो मर ही गई। अकृतज्ञ पुत्र, घुटनों के बल बैठ जा। जैसे ही वो दोनों सीक्रेट रूम में पहुंचे, जहां कोई और नहीं था, जी ट्राइब लीडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, पिता। जी ग्वांग चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि पिता इतने क्रोधित क्यों हैं, लेकिन फिर भी वो झट से घुटनों पर बैठ गया।
पिता, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे डांट सकते हैं या मार सकते हैं, बस आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। पर मैं एक विनती करता हूं, जब आपका मन शांत हो जाए तब मुझे बताइएगा कि आप इतने नाराज क्यों हैं। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, आपको और क्रोधित नहीं करूंगा। जी ट्राइब लीडर ठंडी हंसी हंसा। वो जी ग्वांग के सामने खड़ा हुआ और उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर नाराज हो, लेकिन पिता तुम्हें बताना चाहता है कि आज रात हम कितने बड़े खतरे में थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मंडुओं ने तुम्हारी बहन को उसके सौंदर्य की वजह से शादी का प्रस्ताव दिया था? गे ग्वांग हैरान रह गया। क्या वो वजह नहीं थी? गे याओ तो हमारे ट्राइब की सबसे सुंदर लड़की थी, कई युवा उसके पीछे पागल थे। बकवास। जी ट्राइब लीडर गर्जा, सुंदरता तो बस सत्ता के साथ लगी सजावट है। मंडुओं के पीछे मंतू है, उसका असली उद्देश्य हमारी गे ट्राइब को निगलना था। इसी वजह से मंतू ने अपने बेटे को तुम्हारी बहन से शादी कराने के लिए इतना समर्थन दिया। क्या मैन ट्राइब हमारी जी ट्राइब को निगलना चाहता है? जी ग्वांग जोर से चिल्लाया। पुराने जी ट्राइब लीडर ने गहरी सांस ली। हाय, तुम्हारी बहन अब नहीं रही। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये बहाना उनके लिए बिल्कुल सही था, हमारी ट्राइब पर हमला करने का। लेकिन तुम्हारे पिता ने चांगशन यिन को मदद के लिए बुलाया। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का नायक था, उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और उसके पीछे चैंग ट्राइब खड़ी थी। मंतू इतनी आसानी से उस पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आज रात हम पर हमला नहीं किया। जी ग्वांग ने हैरानी से कहा, तो इसके पीछे इतना बड़ा सच छुपा था? लेकिन पिता, मुझे समझ नहीं आया। जब आपको पहले से पता था कि मैन ट्राइब का इरादा सही नहीं है, तो आपने ये शादी क्यों मानी? बहन की सगाई उस बंदर मैंडुओ से क्यों की? जी ट्राइब लीडर ने उंगली से उसके सिर पर हल्का सा ठोका। तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं? क्या तुम समझते हो कि मैंने अपनी बेटी को दुख देने के लिए शादी तय की थी? नहीं बेटा, वो इसलिए किया गया क्योंकि बड़ी बर्फीली आंधी आने वाली थी। अगर हम शादी के जरिए रिश्तेदार बन जाते तो हमें होंगयान वैली में रहने की जगह मिल जाती। वहां रहकर हम अपनी ट्राइब के सभी लोगों को बचा सकते थे। तुम्हारी बहन की खुशी कुर्बान करके पूरी जी ट्राइब को बचाने की कोशिश की। वो शादी एक सौदा थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने उस शादी से भागकर सब बर्बाद कर दिया और आखिरकार पॉइजन ग्रासलैंड में उसकी मौत हो गई। जी ग्वांग ने भौएं सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, अब समझ गया पिता। नहीं, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते, जी ट्राइब लीडर ने मायूसी भरे स्वर में कहा। मैं तुम्हें जानता हूं बेटा, इसलिए सब समझा देता हूं। आज रात मैन ट्राइब लीडर ने चांगशन यिन को दावत पर बुलाया और हम भी उसके साथ गए, लेकिन असल में उनका निशाना हम थे। मैंने चांगशन यिन को अपने साथ इसलिए रखा ताकि वो हमारा ढाल बन सके। वो मैंडुओ कितना नीच निकला, उसने चेस स्मोक ग्यू का इस्तेमाल किया। जब सब चांगशन यिन पर शक कर रहे थे, तब मैंने कहा कि मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं। क्या तुम समझते हो कि मुझे शक नहीं था? मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि कुछ समझ न सकूं। जी ट्राइब लीडर ने जोर से पैर पटका, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि हमारी पूरी ताकत चांगशन यिन की वजह से टिक रही थी। अगर हमने उस पर शक जताया तो मन ट्राइब की चाल सफल हो जाती और चांगशन यिन हमसे अलग हो जाता। अगर वो हमारा साथ छोड़ देता तो शायद हम आज रात की दावत से जिंदा वापस न लौट पाते। जी ग्वांग के चेहरे पर सदमे के भाव थे। क्या वो सच में हमें मारने की कोशिश करते? और नहीं तो क्या तुमने नहीं देखा खोज के दौरान कितने विंड वुल्व्स हमसे भिड़ गए थे? नॉर्दर्न प्लेन्स में बीस्ट समूहों का इस्तेमाल हत्या करने के लिए अक्सर होता है। हाँ, शायद आज रात वो हमें नहीं मारते, लेकिन हमें कैद कर लेते। फिर गे याओ की मौत का बहाना बनाकर हमारी ट्राइब को पूरी तरह हड़प लेते। हमारे बिना जी ट्राइब बिखर जाती और नतीजा बहुत भयानक होता। पिता की बात सुनकर गे ग्वांग के चेहरे पर डर और पछतावे के भाव उभर आए। जी ट्राइब लीडर ने गहरी आवाज में कहा, ट्राइब के भले के लिए, बड़े मकसद के लिए, भले ही चांगशन यिन ही कातिल क्यों ना हो, हम उस पर शक नहीं कर सकते। क्या तुम समझते हो कि मैं हिंट्स एंड क्लूज जू भूल गया था? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सोचो, अगर वो सच में हत्यारा होता तो हम क्या करते? जे ग्वांग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो इसलिए पिता ने वो कीमती हिंट्स एंड क्लूज गू उसे दे दिया था, ताकि उसके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए और वो हमारा साथ दे? पुराने जी ट्राइब लीडर ने सिर हिलाया। अब कुछ तो सीखने लगे हो बेटा, तुम्हारे अंदर योग्यता है, कल्टीवेशन भी ऊंची है, लेकिन अभी तुम जी ट्राइब के नए लीडर बनने से बहुत दूर हो। जी ग्वांग ने भावुक होकर कहा, पिता, आपके होने से ही सब संभला हुआ है। मुझे आपसे और सीखना होगा। जी ट्राइब किसी को खो दे तो भी चलेगा, पर आपको नहीं पिता। जी ट्राइब लीडर ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। जी ट्राइब का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। हाय,
आज की रात के बाद मैं मन तू को पूरी तरह समझ गया हूं। वो एक लालची सियार है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अब जब तुम्हारी बहन नहीं रही, हमारे पास होंगयान वैली में रुकने का कोई बहाना नहीं बचा, लेकिन हम मैन ट्राइब में जाकर शामिल भी नहीं हो सकते। जी ट्राइब ऐसे मिट नहीं सकती, नहीं तो मैं अपनी ट्राइब का सबसे बड़ा पापी कहलाऊंगा। मैंने तय कर लिया है, अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना। कुछ ही दिनों में हम हीरोज असेंबली के लिए निकलेंगे। लेकिन पिता, अगर हम ऐसे ही निकल गए तो क्या वो हमें इतनी आसानी से जाने देंगे? जी गुआंग ने चिंता से पूछा। नहीं, वो हमें छोड़ना नहीं चाहेंगे, पर हम चांगशन यिन के साथ यात्रा करेंगे। मैंट्यू उससे डरता है, इसलिए हमला नहीं करेगा। जी ट्राइब लीडर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। जे गुआंग थोड़ा झिझक कर बोला, लेकिन इस तरह हम सीनियर चांगशान यिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सही है? जी ट्राइब लीडर ने गुस्से में कहा, मूर्ख, अगर हम अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? एक अच्छा शिकारी हमेशा अपने आसपास की हर चीज का उपयोग करता है। जब ताकत कम हो तो दिमाग लगाना पड़ता है। ये सब हमारी ट्राइब की सुरक्षा के लिए है। इतना कहकर वो कुछ पल रुके, चेहरे पर मिश्रित भाव थे। लेकिन ये चांगशन यिन वाकई एक लेजेंडरी वीर है। शायद वो सब कुछ समझ चुका है, फिर भी उसने हमारा साथ दिया। इतना राइचस और अपराइट व्यक्ति जो कमजोरों की मदद करता है, सच में वो राइचस पाथ का आदर्श है, लोगों के लिए एक इनक्रेडिबल लाइट की तरह। बेटा, खुश हो जाओ, हमारी जी ट्राइब को ऐसा महान व्यक्ति मिला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही दिनों में कई दिन गुजर गए। कमरे के अंदर फैंग युआन ने अपने हाथों में बोन बैम्बू गू पकड़ा हुआ था और गोस्ट फायर से उसे पूरी तरह जला दिया। उसने गहरी सांस ली। ये आखिरी बोन बैम्बू गू था। इन कुछ दिनों में उसने कड़ी मेहनत की और उस गिफ्ट बॉक्स के सारे 100 बोन बैम्बू ज्यू खत्म कर दिए। उसके इलाज के बाद बैटल बोन व्हील के 8 सबसे गंभीर घाव भर गए थे। अब भले ही उस पहिए पर चोटों और दरारों के निशान थे, लेकिन अब वो खतरनाक हालत से बाहर था। फैंग युआन ने बैटल बोन व्हील को वापस अपने एपर्चर में भेज दिया और ध्यान से अपने एपर्चर की जांच करने लगा। उसका कल्टिवेशन रैंक 4 के चरम स्तर पर था, इसलिए उसका एपर्चर दीवारों की तरह पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में था। उसका प्राइमीवल सी 90% तक भरा हुआ था और वो पूरा ट्रू गोल्ड प्राइमीवल एसेंस से भरा था। लेकिन फांग युआन अभी अभी नॉर्दर्न प्लेन्स में आया था और जब तक वो यहाँ के वातावरण में पूरी तरह ढल नहीं गया था, उसका ट्रू गोल्ड प्राइमीवल एसेंस केवल शुरुआती लाइट गोल्ड प्राइमीवल एसेंस के स्तर पर था। इस वजह से फैंग युआन की कल्टिवेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। उसने खुद बुदबुदाया, लाइट गोल्ड प्राइमीवल एसेंस से मैं एपर्चर की दीवारों को तोड़कर रैंक 5 गू मास्टर नहीं बन सकता। अपनी एडेप्टेशन को तेज करने के कई तरीके हैं। सबसे आम है थर्ड वॉच ग्यू का इस्तेमाल करना, जिससे अपनी ही समय गति बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ग्यू मास्टर की उम्र भी उतनी ही तेजी से घट जाती है। ऐसा जल्दबाजी वाला तरीका फैंग युआन को मंजूर नहीं था। ये इसलिए नहीं कि वो अपनी उम्र को बहुत संभालता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा था। अगर फांग युआन खुद पर थर्ड वॉच गू इस्तेमाल करता तो उसके ऊपर समय की धारा 3 गुना तेज बहने लगती। उस स्थिति में स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की रिकवरी भी 3 गुना तेज हो जाती। पॉइजन ग्रासलैंड में अपने वीटल गू और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू के अलावा फैंग युआन के पास कई और गू वर्म्स भी थे। इनमें से 2 रैंक 5 के नॉर्दर्न प्लेन्स यू थे। एक था बैटल बोन व्हील, जो अभी रिकवरी में था और उपयोग योग्य नहीं था। दूसरा था हिंट्स एंड क्लूज ग्यू, जो किसी को ढूंढने या पीछा करने के काम आता था। फैंग युआन हल्की मुस्कान के साथ बोला, जी ट्राइब के पास वाकई कुछ आधार था। उनके पास रैंक 5 का हिंट्स एंड क्लूज गू था। ये जीव किसी ज्यू वर्म को ट्रैक करने में काम आता है, खासकर जब कोई वाइल्ड ज्यू भागने की कोशिश करे। अफसोस, जी ट्राइब लीडर के पास ये ग्यू था, फिर भी उसने अपनी ही बेटी को ढूंढने की हिम्मत नहीं की। जी ट्राइब और मैन ट्राइब के झगड़े की सच्चाई फांग युआन को पूरी तरह साफ समझ में आ चुकी थी। मैन ट्यू का तीसरा बेटा मैन ड्यूओ बहुत महत्वाकांक्षी था। वो ट्राइब लीडर बनना चाहता था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन कमजोर थी, इसलिए उसने जी ट्राइब को पाने की योजना बनाई थी। जी याओ से शादी करके और जी ट्राइब को ससुराल के रिश्ते में जोड़कर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, ताकि ट्राइब लीडर की कुर्सी के लिए लड़ सके। मन तो अपने बेटे की इस मंशा से पूरी तरह अनजान नहीं था, लेकिन उसे भी गे ट्राइब को निगलने में दिलचस्पी थी। वहीं गे ट्राइब खुद को बचाने के लिए गे याओ की शादी के बदले होंग यान वेली चाहता था, ताकि हर 10 साल में आने वाले बड़े बर्फीले तूफान से बच सके और अपना अस्तित्व बनाए रख सके। जी ट्राइब खत्म नहीं होना चाहता था, लेकिन मैन ट्राइब चाहता था कि बिना किसी नुकसान के जी ट्राइब को पूरी तरह निगल जाए। जब गे याओ भाग गई तो मन ट्राइब ने उसी को बहाना बनाकर गे ट्राइब पर हमला बोल दिया। असल में शायद उन्होंने खुद ही जे गुआंग की घटना को भी अंजाम दिया था।
अगर वे जी ट्राइब के पिता पुत्र को खत्म कर देते तो ट्राइब बिन नेता के रह जाता और अराजकता में डूबकर मैन ट्राइब के लिए आसान शिकार बन जाता। जी ग्वांग भोला और नासमझ था, लेकिन उसका पिता अनुभवी और बुद्धिमान था। वो जानता था कि मंतु की लालच की कोई हद नहीं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए उसने खुद को काबू में रखा और ट्राइब के भीतर ही रहा ताकि मैन ट्राइब को मौका न मिल सके। चांगशन यिन यानी फैंग युआन का आगमन गे ट्राइब के लिए एक उम्मीद लेकर आया। जब बूढ़े जी ट्राइब लीडर को पता चला कि वो चांगशान यिन है तो उसने सोचा कि वो उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने फैंग युआन का बड़े प्यार और सम्मान से स्वागत किया और यहां तक कि उसे 1 मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स का उपहार भी दिया। इसके बाद उसने चतुराई से चांगशन यिन की ताकत का उपयोग करके मन ट्राइब का मुकाबला किया। उस रात का मूनलाइट बैंक्वेट भले ही देखने में दोस्ताना सभा लग रही थी, लेकिन असल में तीनों पक्ष आपस में मुकाबले में थे। हर ओर खतरा मंडरा रहा था और हर कोई भीतर ही भीतर अपने घातक हथियार छुपाए बैठा था। परिणाम ये हुआ, मन ट्राइब को झटका लगा, वे गे ट्राइब को दबाने में असफल रहे और साथ ही गे याओ का बहाना भी खो बैठे, पर फिर भी वे हारे नहीं क्योंकि ताकत के मामले में वे अब भी सबसे मजबूत थे। गे ट्राइब ने चांगशन यिन का इस्तेमाल किया, उसकी प्रसिद्धि का सहारा लेकर अपने ट्राइब को बचा लिया और संकट से पार पा लिया। हालांकि वे सफल हुए, फिर भी उनकी स्थिति कमजोर ही रही। जहां तक फैंग युआन की बात थी, उसने खुद को अनजान दिखाया और दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपना नाम फैलाया, साथ ही उनकी टक्कर से फायदा उठाकर खुद को और मजबूत किया। मनुष्य सभी जीवों की आत्मा है। जब इंसान मुकाबला करता है तो ये केवल लड़ाई या हत्या से नहीं होता। इस खुले और जंगली नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बुद्धि और योजनाओं के जरिए ही असली मुकाबला होता है। जहां तक गे याओ की बात थी, वो मासूम लड़की बस 2 ट्राइब्स की राजनीतिक साजिश की बलि बन गई थी। फैंग युआन के अनुमान के अनुसार गे याओ का भागना स्वाभाविक नहीं था। वो इतनी सख्ती से सुरक्षा वाले जी ट्राइब कैंप से बाहर निकल पाई। इसका मतलब है कि शायद बूढ़े जी ट्राइब लीडर ने ही ऐसा कराया था ताकि मैन ट्राइब की नीयत को परखा जा सके। लेकिन दुनिया में योजनाएं हमेशा बदल जाती हैं। शायद मंतु के बड़े या दूसरे बेटे ने चाल चली हो, जो मंडुओं को ताकत पाने से रोकना चाहते थे और गे याओ की मौत से ही खुद को सुरक्षित मानते थे। आखिरकार जी याओ पॉइजन ग्रासलैंड में फैंग युआन से मिली और वहीं से घटनाओं की पूरी श्रृंखला शुरू हुई। फैंग युआन ने सिर हिलाया और अपने सारे अनुमान मन से झटक दिए। किसी भी चाल की नींव शक्ति ही होती है। मैन ट्राइब ने जी ट्राइब पर सीधे हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि वे कोई सुपर ट्राइब नहीं थे, बस एक लार्ज ट्राइब थे जिनकी ताकत सीमित थी। जी ट्राइब अब तक सुरक्षित क्यों है? ये सिर्फ मेरे कारण नहीं, बल्कि उनके पास अब भी एक मजबूत नींव थी जो कभी लार्ज ट्राइब रही थी। अगर बूढ़े जी ट्राइब लीडर के पास रैंक 5 की कल्टिवेशन होती तो शायद वो हिंट्स एंड क्लूज गू का इस्तेमाल बहुत पहले कर चुका होता। किसी भी दुनिया में ताकत ही हर चीज की जड़ है। लेकिन अब वो बुद्धिमान जी ट्राइब लीडर शायद अपने ट्राइब को फिर से कहीं और बसाने की सोच रहा होगा। आने वाले 10 साल के बर्फीले तूफान का सामना करने के लिए शायद उसे इंपीरियल कोर्ट की ताकत का सहारा लेना पड़ेगा। जो कुछ भी आगे हुआ वो सब कुछ फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक ही था। बस एक दिन बाद ही जी ट्राइब का लीडर खुद फैंग युआन के पास आया। उसने कहा कि उसने सब सोच लिया है। अब वो होंगयान वैली में नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरी जी ट्राइब को लेकर निकलना चाहता है। वो हीरोज असेंबली में हिस्सा लेना चाहता है और इंपीरियल कोर्ट में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना चाहता है। फैंग युआन अच्छी तरह समझ गया कि बूढ़े जी ट्राइब लीडर का असली मकसद क्या है। वो एक बार फिर चांगशन यिन का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि मन ट्राइब के नियंत्रण से आज़ाद हो सके। फैंग युआन ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि अगर वो अकेला घास के मैदानों में सफ़र करता तो काफ़ी मुश्किलें आतीं। लेकिन अगर जी ट्राइब उसके साथ रहे तो रास्ता आसान हो जाता और उसे एक परत की सुरक्षा भी मिल जाती। उसने कहा, ब्रदर जी, तुम्हारा फैसला बहुत समझदारी भरा है, लेकिन अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। जैसे ही हम हरकत करेंगे, मैन ट्राइब को इसकी खबर तुरंत लग जाएगी। ओल्ड जी ट्राइब लीडर का दिल जोर से धड़क उठा। बस इस एक वाक्य से ही वो समझ गया कि चांगशन यिन सब जान चुका है। फैंग युआन ने आगे कहा, मैंने पहले मैन ट्राइब से मिलने का वादा किया था, लेकिन अब जब जी ट्राइब जगह बदलने जा रही है तो सावधानी के लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम बस इतना कहना कि इन दिनों मुझे अपने कल्टीवेशन के वापस आने का एहसास हुआ और मैं बंद कल्टीवेशन में चला गया हूं। मैं एक लेटर लिख देता हूं, बस तुमसे इतनी तकलीफ होगी कि किसी को दे देना इसे पहुंचाने के लिए। अगर जी ट्राइब जगह नहीं बदल रही होती तो फैंग युआन को मैन ट्राइब से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब जी ट्राइब जाना चाहती थी तो मैन ट्राइब उन्हें कभी यूं ही जाने नहीं देती। उन्हें शक था कि गे ट्राइब और चांगशन यिन मिलकर उनके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। इसलिए वो शायद फैंग युआन को बंदी बना लेते ताकि जी ट्राइब पर अलग से दबाव बना सकें।
पहले जब जी ग्वांग पर विंडवुल्व्स ने हमला किया था, वो भी शायद मैन ट्राइब की चाल थी। मैन ट्राइब भले राइचस फैक्शन का हिस्सा थी, लेकिन नाम खराब ना हो इसलिए वो चांगशन यिन को मारती नहीं। मगर गे ट्राइब को हासिल करने के लिए वो किसी भी बहाने चांगशन यिन को नज़रबंद कर सकती थी। फैंग युआन की बात सुनकर ओल्ड जी ट्राइब लीडर ने उसे गहराई से देखा, फिर खड़ा होकर झुक गया। उसने कहा, ब्रदर के सामने मेरी समझ कुछ भी नहीं। मैं पहले भ्रमित था, लेकिन ब्रदर को हालात की पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। फांग युआन मुस्कराया, हा हा हा, जो आदमी खुद इस झगड़े के बीच में फंसा हो, उसका भ्रमित होना तो सामान्य बात है। चिंता मत करो, बस इस इलाके से निकलते ही जी ट्राइब आज़ाद हो जाएगी। ये कहकर फैंग युआन ने लेटर लिखा और जी ट्राइब लीडर को दे दिया। ब्रदर जी, अब मैं कल्टिवेशन में लगूंगा, इसलिए तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा। ओल्ड जी ट्राइब लीडर बोला, आज ही मैं तैयारी शुरू करता हूं, लेटर जरूर पहुंचा दिया जाएगा, गुड बाय। वो लेटर लेकर अपने तंबू में लौटा और एल्डर्स को बुलाकर सभा की। उसने आदेश दिया कि सब लोग प्रस्थान की तैयारी करें। गे याओ की तथाकथित शादी के बाद से ही एल्डर्स का मन ट्राइब के प्रति दृष्टिकोण बहुत खराब था। इस फैसले की उन्होंने खूब प्रशंसा की। फिर जी ट्राइब के पिता पुत्र अपने अध्ययन कक्ष में लौटे। जैसे ही अंदर आए, ओल्ड जी ट्राइब लीडर ने तुरंत फैंग युआन का लेटर खोला। जी ग्वांग थोड़ा झेपते हुए बोला, पिता, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ओल्ड जी ट्राइब लीडर हंस पड़ा, बेटा, आज मैं तुझे एक और सबक सिखाऊंगा। ये लेटर चांगशन यिन ने मंतु को लिखा है, लेकिन उसने लेटर गू का इस्तेमाल नहीं किया। सोचो ऐसा क्यों किया? जी ग्वांग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्योंकि उसके पास लेटर गू नहीं था? नहीं, अगर वो चाहता तो हमसे मांग सकता था। मतलब ये जानबूझकर किया गया है। बूढ़ा हंसा, बिल्कुल सही। उसने जानबूझकर साधारण लेटर भेजा ताकि हम उसे देख सकें। जी ट्राइब अब यात्रा पर जाने वाली है और आगे का रास्ता हम साथ तय करेंगे। ये लेटर उसी सहयोग की भावना दिखाने के लिए है। चलो आओ, इसे साथ पढ़ते हैं। उसने लेटर की मुहर खोली। लेटर में लिखा था कि फैंग युआन को अपने कल्टीवेशन की पुनः प्राप्ति के लिए बंद कल्टीवेशन की आवश्यकता है। वो मैन ट्राइब न जा पाने का बहुत खेद जता रहा था और आगे चलकर इसकी भरपाई का वादा कर रहा था। फिर उसने लिखा था कि उसे मैन ट्राइब से बोन बैम्बू ग्यू खरीदने हैं और वो बाजार मूल्य से 120% दाम देने को तैयार है। साथ ही उसने रिफाइनमेंट के लिए ज़रूरी बहुत सारे गू मटेरियल्स की सूची दी थी और कुछ गू वर्म्स जैसे थर्ड वॉच गू की भी मांग रखी थी ताकि आपसी लेन देन हो सके। जे ग्वांग बोला, ओह, तो अंकल चांगशान यिन को ये गू वर्म्स चाहिए थे। पिता, मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ओल्ड जी ट्राइब लीडर ने लेटर को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक सिहरन भी उठी। इस समय जी ट्राइब और मैन ट्राइब का संघर्ष सतह पर नहीं बल्कि अंदर ही अंदर चल रहा था। दोनों ने अभी तक खुलकर एक दूसरे से दुश्मनी नहीं दिखाई थी, क्योंकि राइचस पाथ के नियम ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन इस छिपे हुए युद्ध में दोनों ने बहुत कुछ खोया था। जी ट्राइब के एक एल्डर की मृत्यु हो गई थी जब उसे मैन ड्यूओ ने चुनौती दी थी। जे याओ भी पॉइजन ग्रासलैंड में मारी गई थी। इसके अलावा कई जू मास्टर्स वुल्व्स का शिकार बन चुके थे। इस टकराव में न मैन ट्राइब जीती न जी ट्राइब। दोनों ने भारी बलिदान दिए और अंत में किसी को असली जीत नहीं मिली। फायदा, लेकिन सबसे ज्यादा तो सिर्फ एक ही इंसान को हुआ। वो था चांगशान यिन। सोचो जरा, जब वो पॉइजन ग्रासलैंड से निकला था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई ठीक जू वर्म्स का सेट, ना ही कुछ और। लेकिन अब देखो तो, इस छिपी हुई लड़ाई में उसने अपनी झोली भर ली थी। उसके पास अब 1 मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स का फायदा था और ऊपर से रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज ग्यू भी उसके हाथ लगे थे। गे ट्राइब लीडर को अचानक समझ आया। गे ट्राइब तो सोच रही थी कि वो चांगशन यिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में चांगशन यिन भी तो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो दो ट्राइब्स के बीच फंस गया है, जैसे वो उनके झगड़े में बेवजह शामिल हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों में से कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था और इसी से उसने दोनों तरफ से फायदा उठाया। जी ट्राइब लीडर ने गहरी सांस ली और बोला, हमें चांगशन यिन के लिए ये सब चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैन ट्राइब खुद ये सब उसे भेजेगी, बल्कि शायद मुफ्त में दे भी दे। ये कहते हुए उसके दिल में उठी ठंडक को मिटाने की कोशिश की। हूँ? जी ग्वांग चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? अंकल चांगशान यिन तो साफ तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं। क्या मैन ट्राइब इतनी बेवकूफ़ है? ऊंचे पद पर बैठे लोग चीज़ों को अलग नज़र से देखते हैं, जी ट्राइब लीडर ने कहा। इन चीज़ों की कीमत ही क्या है? कुछ 100 प्राइमीवल स्टोन्स, जो मैन ट्राइब के लिए कुछ भी नहीं। अगर वो इतनी मामूली चीज़ों से किसी एक्सपर्ट की दोस्ती पा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा सौदा है। और ज़रा सोचो, हमने खुद चांगशन यिन को कितना दिया है।
जी ग्वांग को तुरंत याद आया वो मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स और वो रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू। जी ट्राइब लीडर ने भारी मन से एक और गहरी सांस ली। इसके पीछे एक और मतलब था, लेकिन जी ग्वांग अभी उस सोच तक नहीं पहुंच सकता था। असल में चांगशन यिन मन ट्राइब से सौदा नहीं कर रहा था, वो उनसे रिश्ता बना रहा था। इस बहाने उसने मैन ट्राइब को ये जताया कि भले ही उसने वादा तोड़कर वहां जाने से मना किया, लेकिन वो उनका दुश्मन नहीं है। वो तो दोस्ती करना चाहता है, इसलिए उसने ये सौदा रखा। मन तो मूर्ख नहीं था, वो चांगशन यिन की बात समझ जाएगा। अगर मैन ट्राइब इस सौदे को ठुकरा दे तो मतलब वो फैंग युआन की नेकी को ठुकरा रहे हैं। अगर वो असली दाम लेकर चीजें बेचें तो मतलब उनकी तरफ से कोई खास लगाव नहीं है। लेकिन अगर वो चीजें मुफ्त में दें तो इसका मतलब वो चांगशन यिन की दोस्ती स्वीकार कर रहे हैं और रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। असल सौदा मायने नहीं रखता था, मायने रखती थी उसके पीछे की भावना। ऐसा अप्रत्यक्ष संवाद तो राइचस पाथ के ऊंचे लोग ही किया करते हैं। जी ट्राइब लीडर को अचानक एक एहसास हुआ, ये चांगशन यिन हमारी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि वो राइचस हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे हमारे साथ रहकर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। मैन ट्राइब बहुत बड़ी और ताकतवर थी। अगर उनके पास चांगशन यिन जैसा कोई हो भी जाए तो बस ऊपर से सजावट जैसा है। लेकिन जी ट्राइब कमजोर थी। उनके साथ चांगशन यिन जैसा इंसान होना उनके लिए वरदान था। वो दोनों ट्राइब्स के बीच की ताकत का संतुलन बना सकता था। ये सोचते ही बूढ़े जी ट्राइब लीडर के बदन में सिहरन दौड़ गई। वो ठंड जैसे उसकी हड्डियों तक उतर गई थी। उसने मन में ये सोच झटक दी, अगर चांगशन यिन इतना चालाक और योजनाबद्ध आदमी है तो फिर इस दुनिया में राइचसनेस और उजाला बचा ही क्या? शायद मैं ही बड़े लोगों को छोटे दिमाग से तौल रहा हूं। 3 दिन बाद मैन ट्राइब के पिता पुत्र एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर जी ट्राइब को दक्षिण की ओर जाते देख रहे थे। लॉर्ड फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछ सकता हूं? मन डुओ ने कहा। पूछो, मन तो बोला। आपने लेटर में लिखी सारी चीजें चांगशन यिन को मुफ्त में दे दी, ये तो मैं समझ गया। लेकिन आपने जी ट्राइब को 1500 टन अनाज भी क्यों दिया? हम तो उन्हें जाने दे रहे हैं, ऊपर से खाना भी दे रहे हैं ये। मैन ड्यूओ की आवाज में नाराजगी थी। मनतो का चेहरा गंभीर था। उसने जी ट्राइब की जाती हुई कतार को देखा और कहा, मैन हाओ, समझाओ। बगल में खड़े एल्डर मैन हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करें तीसरे यंग मास्टर, लॉर्ड ट्राइब लीडर ने सब पहले से सोच रखा है। जी ट्राइब अगर सोचती है कि वो ऐसे ही आसानी से निकल जाएगी तो वो सपना देख रही है। उन राशनों में वुल्फ लियो ज्यू मिला हुआ है। आगे हमारे आदमी पहले से तैयार बैठे हैं, 3-10,000 वाली वुल्फ पैक्स घात लगाए हुए हैं। अच्छा, तो बात ये थी। मैन डुओ की आंखें चमक उठीं। फादर वाकई बुद्धिमान हैं। जब जी ट्राइब उन भेड़ियों का सामना नहीं कर पाएगी तब हम उन्हें बचाने के बहाने से उन पर कब्जा कर लेंगे। बाद में अगर कोई शक करेगा तो ये 1500 टन राशन ही हमारी सच्चाई और उदारता का सबूत बन जाएगा। सबको लगेगा कि हम तो मदद कर रहे थे। लेकिन अंत में मन डुओ झिझक गया। मन हाओ ने गहरी सांस ली, लेकिन इस तरह के ट्राइब का बहुत नुकसान होगा, और जब हम उन्हें अपने अधीन लेंगे तो हमारा फायदा उतना नहीं रहेगा, बल्कि हमें उनके घायल लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मन डुओ ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी चिंता वो नहीं है। गे ट्राइब के पास तो चांगशन यिन है, उसे वुल्फ किंग कहा जाता है। क्या ये भेड़िए उसे रोक पाएंगे? मंतु का चेहरा सख्त हो गया। वो भी जानता था कि यही सबसे बड़ा जोखिम था। जी ट्राइब बहुत जल्दी निकल गई थी। मैन ट्राइब राइचस पाथ से जुड़ी थी, इसलिए वे खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे। इतने कम समय में वे सिर्फ 3 वुल्फ ग्रुप्स ही इकट्ठा कर पाए थे। अगर जी ट्राइब इस हमले से बच गई तो मैन ट्राइब को बस दूर से देखना होगा। लेकिन अगर वो इस झटके में बहुत हानि झेल लेती है तो मैन ट्राइब को मदद का बहाना मिल जाएगा। असल जोखिम चांगशन यिन था। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैन हाओ ने आत्मविश्वास से कहा। भले ही चांगशन यिन को वुल्फ किंग कहा जाता हो, लेकिन वो 20 साल पुरानी बात है। अभी उसका कल्टिवेशन सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज का है, और दावत में हमने खुद देखा, उसकी सोल अब 1000 मैन सोल नहीं रही, बल्कि 100 मैन सोल रह गई है। वो हंसा और बोला, हे, मान भी लिया कि वो वुल्फ किंग है, लेकिन अब वो बूढ़ा और कमजोर वुल्फ किंग है। उसके पास बस 1000 विंड वुल्व्स, 1000 पॉइजन बियर्ड वुल्व्स और 1000 वाटर वुल्व्स हैं। 3-10,000 वाली वुल्फ पैक्स के सामने वो क्या कर लेगा? मेरे ख्याल से उसकी सारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जी ट्राइब को निगलने की तैयारी कर सकते हैं। मंडुओ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, उम्मीद है ऐसा ही हो।